वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ ही देर बाद गाड़ी की पिछली सीट पर अक्षय, मनोहर जी और पीहू बैठी हुई थी। पीहू की गोद में कुहू बैठी हुई थी। गाड़ी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक साथ 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। फिर 3 लोगों को क्या ही परेशानी होती। मनोहर जी थोड़े से डरे हुए थे कि मल्होत्रा फैमिली कैसी होगी, क्योंकि भले ही वह बहुत ज्यादा अमीर थे पर मल्होत्रा फैमिली दुनिया की नंबर 1 फैमिली थी। और वह भले ही इंडिया के सबसे अमीर लोगों में आते थे, फिर भी दुनिया के नंबर 1 अमीर परिवार की तुलना करना उनसे गलत ही होगा। पर फिर भी मनोहर जी को यकीन था कि अगर अक्षय की शादी के लिए तैयार है तो उसके परिवार वाले भी कभी मना नहीं करेंगे। पीहू धीरे अपने सर को धीरे से सहला रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जैसे ही वह मल्होत्रा परिवार में एंट्री करेगी उसे एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलेंगे। को चुपचाप पीहू की उंगलियों से खेल रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो इसी बात से खुश थी कि आज उसे उसकी क्यूट लिटिल मम्मी मिलने वाली थी। जब भी वह अपने स्कूल में किसी को अपनी मम्मा के साथ देती थी उसका भी दिल करता था कि कोई उसकी मामा हो जो उसकी केयर करे। भले ही हमेशा संगीता जी, वसुधा जी उसे माँ की तरह ही प्यार करती थी, पर माँ और दादी में हमेशा ही फर्क होता है। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक प्राइवेट एरिया में एंटर हुई। यह प्राइवेट एरिया सिर्फ मल्होत्रा फैमिली के लिए ही बुक था। यहाँ से लेकर 50 एकड़ तक कोई दूसरा बंगला नहीं था और पूरी जमीन सिर्फ मल्होत्रा फैमिली की थी। वहां से अंदर जाने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को परमिशन थी। वहां से एक बड़ा सा रास्ता बना हुआ था और वहां से अभी भी मल्होत्रा मेंशन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। 5 किलोमीटर की लाइन में सिर्फ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। ये सब देखकर मनोहर जी की आंखें बड़ी हो गई। वह भी बहुत ज्यादा अमीर थे पर उन्होंने आज तक इस तरह का इंतजाम नहीं देखा था। पर फिर उन्हें याद आया कि ये दुनिया की नंबर 1 फैमिली है तो इन पर खतरे भी हद से ज्यादा होंगे। इसी वजह से शायद इतने ज्यादा बॉडीगार्ड्स वहां पर तैनात किए गए होंगे। यह बात मनोहर जी समझ सकते थे। पीहू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार भी जब वह यहाँ आई थी तब इतने ही ज्यादा लोग थे। उनकी गाड़ी एक बड़े से रास्ते से गुजर रही थी जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और बॉडीगार्ड तैनात थे। इसी तरह 4-5 किलोमीटर का रास्ता खत्म हुआ और उनकी गाड़ी आलीशान मल्होत्रा मैंशन के आगे आकर रुकी। मल्होत्रा मैंशन दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं था। उसकी सुंदरता इतनी थी कि कोई अगर एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। सफेद कलर का संगमरमर का बना मल्होत्रा मैंशन, जिसका इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए रशिया, इटली, न जाने किन किन देशों से आर्किटेक्ट आए हुए थे जिन्होंने इस खूबसूरत मैंशन को बनाया। उस मैंशन की सुंदरता देखकर तो एक पल के लिए मनोहर जी भी हैरान हो गए। पूरी मुंबई में उनका मैंशन भी कम सुंदर नहीं था, पर मल्होत्रा मैंशन के सामने कुछ भी नहीं था। आज तक कभी मल्होत्रा मैंशन की कोई फोटो मीडिया में नहीं आई थी, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी। इस वजह से आज तक किसी ने मल्होत्रा मैंशन नहीं देखा था और मल्होत्रा मैंशन में वही लोग आ सकते थे जो मल्होत्रा फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज हो। बड़े बड़े बिजनेस में आंधी यहाँ आने के लिए तरसते थे, पर उनके नसीब में शायद यहाँ आना नहीं लिखा था। इस वजह से अगर मल्होत्रा फैमिली कोई पार्टी तो करती थी तो वह पार्टी दूसरे मल्होत्रा मैंशन में होती थी, जो भी किसी महल से कम नहीं। असल में अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए दो मल्होत्रा मैंशन मुंबई में बने हुए थे, जिनमें से एक में मल्होत्रा फैमिली रहती थी और दूसरे में लोगों को लगता था कि रहती है, पर असल बात क्या है तो मल्होत्रा फैमिली ही जानती थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी बड़े से आलीशान महल जैसे घर के आगे आकर रुकी। घर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मल्होत्रा मैंशन। गाड़ी से बाहर मनोहर जी ने जैसे ही अपने कदम रखे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी स्वर्ग में कदम रखा है, क्योंकि मल्होत्रा मैंशन के चारों तरफ हरी भरी वादियां, गार्डन और फूल लगे हुए थे, जिससे वहां का माहौल खुशनुमा बना रहा था। शहर से बाहर ही शांति, पंछियों की चिड़चिड़ा उन्हें सुकून पहुंचा रही थी। वह मुस्कुराते हुए घर को देख रहे थे। तभी पीहू भी बाहर निकली और उसके हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़कर कुहू भी अपने छोटे छोटे कदमों से बाहर निकली। अक्षर बिना किसी भाव के अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे को देखकर कह पाना मुश्किल था कि इस वक्त वह खुश है या फिर उदास। जैसे ही अक्षय ने मनोहर जी को इतनी खुशी से घर को देखते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिर कौन सा दामाद खुश नहीं होगा कि उसके ससुर को उसका घर और उसका रुतबा पसंद है। अक्षय ने अपनी आवाज को नरम करते हुए मनोहर जी से कहा, चलिए दादाजी। वही अपने लिए दादाजी सुनकर मनोहर जी हैरानी से अक्षय को देखने लगे। उनकी हैरानी देखकर अक्षय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पीहू मेरी होने वाली वाइफ ही है तो आप भी मेरे होने वाले दादाजी हुए, क्योंकि जो उससे जुड़ा हुआ है वह अब मुझसे भी जुड़ा हुआ है। इतना कहकर अक्षय बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा अंदर चला गया।
अक्षय का जवाब सुनकर मनोहर जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर इतना बड़ा इंसान जिससे मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, वह उन्हें अपने मुंह से दादाज कह रहा था। यह उनके लिए कितने सम्मान की बात थी, यह मनोहर जी ही जानते थे। अक्षय के पीछे पीछे पीहू का हाथ पकड़कर चल रही थी और उसके पीछे मनोहर जी। जैसे ही वह चारों दरवाजे पर पहुंचे, चारों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजे पर ही अक्षय की मां संगीता जी, अक्षय की चाची कृपा जी बड़ी बड़ी 2 थालियां जिनमें आरती का सामान रखा हुआ था वह लेकर खड़ी हुई थी। और दरवाजे पर ही आलते से भरी हुई थालियां रखी हुई थी। उनके ही पीछे, उन दोनों के पीछे सात्विक और साहिल पागलों की तरह अपने हाथों में फूलों की माला लेकर खड़े हुए थे और उनके साइड में ही अवनी बड़ी सी थाल में चॉकलेट से भरी थाली लेकर खड़ी हुई थी। और उनके साइड में अक्षय के पिता संजय जी और चाचा करण जी बिना किसी एक्सप्रेशन के उदास समूह बनाकर खड़े हुए थे। और सबसे आखिर में दादाजी और दादी जी एक दूसरे को गले लगाकर हाथों में हाथ डालकर किसी नए नवेले जोड़े की तरह मुस्कुराकर खड़े थे। उन सभी को देखकर अक्षय ने अपनी आईब्रो उसका आते हुए कहा, कौन सी नई नौटंकी खुली है, आप सबने बता दीजिए, आप सबको भेज देता हूँ नाटक करने के लिए। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने गुस्से से कहा, तू चुप कर खोदते दे पुत्र, हमेशा सड़ी हुई शक्ल बनाकर हम सब से बात करता है, तू परे हट। आज मेरी बहू आने वाली, मेरा बचपन का सपना जब से तू पैदा हुआ है, जब तू डायपर में सुसु पॉटी भी करता था, तब का सपना है कि मुझे मेरी एक प्यारी सी बहू मिले। पर तेरे जैसे नालायक की वजह से मुझे तो लगा था कि मेरा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा, पर आज मुझे गर्व है मेरी पोती पर जिसने मेरे लिए बहू ढूंढी। इतना कहकर उन्होंने गर्व भरी मुस्कान भी। अक्षय उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। वह अच्छे से जानता था कि उसका पूरा घर एक से बढ़कर एक नमूनों से भरा हुआ है, जो उसकी किसी भी बात का गलत ही मतलब निकालते हैं। इसीलिए उसने अपना सर झटका और आगे बढ़ने को ही हुआ कि उसे जोर से चिल्लाने की आवाज है, वहीं पर रुक जाओ, ये किसी और की नहीं वसुधा जी की थी। वसुधा जी जल्दी से आगे आए। उन्हें इस तरह से खुद से दूर जाता देख ओम जी का मुंह बन गया और वह जल्दी से आकर उनके साइड में खड़े हो गए और उन्हें अपने सीने से लगाकर उन्होंने जल्दी से अपने करीब खींच लिया, जैसे अगर उन्होंने एक पल के लिए भी वसुधा जी को छोड़ा तो कोई उनकी प्यारी बीवी को उनसे चुरा कर ले जाएगा। उनका रिएक्शन देखो, अगर किसी ने ज्यादा रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि यह रोज की बात थी। शिव्या मनोहर जी हैरानी से इस ओल्ड कपल को देख रहे थे, जिनका प्यार देखकर नए नवेले जोड़े भी शर्मा जाए। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अक्षय ने गुस्से से कहा, क्यों मुझे अंदर आने से रोका आपने? अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने एटीट्यूड से कहा, क्योंकि यह मेरा घर है और आज मेरी बहू पहली बार हमारे घर आ रही है, तो मुझे तुम दोनों का साथ में गृह प्रवेश करना है। अक्षय कुछ कहने को ही हुआ कि उसे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम नालायक लड़के कभी हमारी बात नहीं सुनते। उसने आवाज की दिशा में देखा जहां पर उसके पापा उसे गुस्से से घूर रहे थे। वह जानता था कि क्यों उसने अपने पापा को इग्नोर किया और आगे बढ़ने को ही हुआ कि संगीता जी ने कहा, तू अंदर नहीं जा सकता। सभी लोग उसके आगे इस तरह से खड़े हो गए जैसे अगर वह अंदर गया तो सभी उसे अभी पीटने लग जाएंगे। थक हार कर अक्षय चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे हार मानता देख सभी मल्होत्रा फैमिली के लोग खुश हो गए। संगीता जी ने अक्षय से कहा, अब तुम मेरी होने वाली बहू का हाथ पकड़ो और अंदर आओ। कुहू ने खुशी से पीहू का हाथ अक्षय के हाथों में दिया और चुपचाप अंदर आकर अपने दादी और छोटी दादी के बीच खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पीहू को काफी अजीब लग रहा था और उसकी दिल की धड़कन काफी बढ़ हुई थी अक्षय के हाथ को पकड़कर। पर अक्षय के दिल का हाल तो कुछ अलग ही था। उसकी धड़कन फिर से 100 की स्पीड से धड़कने लगी थी। उसने गहरी सांस ली और पीहू के साथ अंदर कदम रखा। जैसे ही उन दोनों ने अपना पहला कदम अंदर रखना चाहा, कृपा जी और संगीता जी ने आगे बढ़कर दोनों के पैरों के सामने आलते से भरी हुई थाल रख दी अपने सामने। आलते को अक्षय इस तरह से घूर रहा था जैसे वह अगर कोई इंसान होती तो अभी के अभी गला घोंटकर मार देता। अक्षय ने गुस्से से कहा, ये क्या है? संगीता जी ने बच्चों की तरह हंसते हुए कहा, तुम्हारा भी तो गृह प्रवेश है, आखिर तुम शैतान से इंसान जो बनने वाले हो। अक्षय ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस ली और कहा, देखिए मैं ये सब पागलपंती आप लोगों के साथ नहीं करने वाला, इसलिए अभी के अभी इसे मेरे सामने से उठाए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे लटक गए। तभी कुहू ने गुस्से से कहा, आपको ये करना ही होगा वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने गुस्से से अपना चेहरा फुला लिया। उसका चेहरा इस वक्त किसी भूले हुए गुब्बारे की तरह लग रहा था। ना चाहते हुए भी अक्षय को अपनी बेटी की बात माननी ही पड़ी। उसने पीहू का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। दोनों ने अपने पैर आरती में रखे। संगीता जी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, जल्दी से आप दोनों अपने काम पर लग जाओ। उनकी आवाज सुनकर संजय जी और करण जी आगे आए। उन दोनों के हाथ में बड़ा सा सफेद कलर का कपड़ा था। उन्होंने वह कपड़ा दोनों के पैरों के नीचे रख दिया। अक्षय ने कहा, अब ये क्या है? संगीता जी ने फिर से अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तुम दोनों इस पर अपने पैरों की छाप छोड़ो, क्योंकि आज से तुम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो। अब अक्षय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था, पर फिर भी आज का दिन वह खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप जो घरवाले कह रहे थे वह काम किया।
वही पीहू को हंसी आ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त अक्षय हद से ज्यादा गुस्से में है, फिर भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के पैरों की छाप छोड़ने के बाद सात्विक और साहिर दौड़ते हुए आए और उन दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। अब तो अक्षय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से से माला को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पागल करके छोड़ोगे? अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, हम पागल को पागल नहीं कर सकते और तू तो पैदा होते ही पागल हो गया था। वसुधा जी की बात सुनकर अक्षय ने घूर कर उन्हें देखा और कहा, दादी आप इस घर में सबसे ज्यादा बड़ी वाली पागल हो। उसकी बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को पागल कहने की? तू पागल, आंकड़ों, खड़ूस, बदतमीज। खुद के लिए ये सब सुनने के बाद अक्षय ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, अब जो भी करना है करो, मुझे बक दो। इतना कहकर वह आगे जाने को ही हुआ कि अचानक से उसे ढोल और शहनाई की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि दरवाजे के बाहर ही सारे बैंड वाले खड़े थे। जैसे ही बैंड की आवाज मल्होत्रा खानदान के लोगों के कानों में पड़ी, वो पागलों की तरह नाचने लगे जैसे उनके लिए यह कोई खुशी की बात है। वह लोग इस तरह से नाच रहे थे जैसे बीन की आवाज पर नाग नागिन। मनोहर जी हैरानी से इस पागलों के खानदान को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर परिवार इस तरह की हरकतें करता है। उन्हें तो लग रहा था कि इस परिवार के लोग हाईली एजुकेटेड है, इस वजह से काफी ज्यादा एजेंट और रोड होंगे, पर अब उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि उनकी पोती भी इसी तरह से हरकतें करती थी। मल्होत्रा मेंशन के दरवाजे पर ही मनोहर जी और पीहू खड़ी थी। पीहू के साइड में ही अक्षय गुस्से से अपने सामने खड़े अपने फैमिली के सभी लोगों को घूर रहा था जो कि पागलों की तरह ढोल ताश पर नाच रहे थे। जैसे बीन की आवाज सुनकर नाग नागिन, अक्षय ने आखिर गुस्से से इरिटेटेड होकर चिल्लाया, अभी के अभी यह सब तमाशा बंद करो। उसकी इतनी तेज और गुस्से से भरी आवाज सुनकर ढोल बजाने वाले सभी लोगों ने ढोल बजाना बंद कर दिया। वही ढोल को बंद होता देख वसुधा जी ने गुस्से से चिल्लाकर ओम जी से कहा, आप अपने इस नालायक को समझाए, हम इसकी तरह नहीं है, बोरिंग और खड़ूस नहीं है जो हमेशा इसकी तरह सड़ी हुई शक्ल बनाकर घूमेंगे। हमें ठीक से डांस भी नहीं करने दिया इसमें। इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह बच्चों की तरह बना लिया। अपनी प्यारी बीवी की बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से घूर कर अक्षय को देखा और कहा, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारी वजह से मेरी वसु को गुस्सा आया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नालायक कहीं के। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से अपनी छड़ी अक्षय को मारने के लिए उठाई। अक्षय बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा था जैसे इसे पहले से ही पता था यही होने वाला है। वही मनोहर जी अब लगभग पागल होने को, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया की नंबर 1 फैमिली इतनी ज्यादा अजीब और पागलों से भरी हुई होगी। वही ढोल की आवाज बंद होती देख सात्विक साहिल भी बच्चों की तरह मुंह बनाकर साइड में खड़े थे। वही अवनी जो अभी तक चॉकलेट की थाल अपने हाथों में लेकर खड़ी थी, वह आगे बढ़ी और उसने 2 बड़े बड़े चॉकलेट के रैपर निकालकर बिना कुछ सोचे समझे एक चॉकलेट पीहू के मुंह में और दूसरा चॉकलेट अक्षय के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। अक्षय ने उसे घूर कर देखा। उसने हंसते हुए कहा, भाई खा लो, वैसे भी आपकी कड़वी जुबान है, कुछ तो मिठा बोलोगे आप। अवनी की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि पीहू और मनोहर जी भी। अक्षय ने घूरकर अवनी को देखा और कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है? अवनी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, अवनी मल्होत्रा की जबान पहले से ही इतनी ही बड़ी थी, आखिर वह द खड़ूस राक्षस जंगली अक्षय मल्होत्रा की इकलौती बहन है। वही अवनी की बात सुनकर घरवाले सभी जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगे और अक्षय हैरानी से अपनी लाडली बहन को देखने लगा जो कि उसकी खुलेआम बेइज्जती उसी के मुंह पर कर रही थी। उसने गुस्से से अवनी को देखा और कहा, आज के बाद अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आना। अक्षय की बात सुनकर अवनी ने भी बिना किसी झिझक के कहा, कोई बात नहीं, अब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी भाभी को बताऊंगी। इतना कहकर उसने झटके से पीहू को अपने गले लगा लिया। वही पीहू पहले से ही जानती थी कि पागलों के परिवार में कोई कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वह हमेशा की तरह अपने ख्यालों में गुम न होकर सतर्क थी, इसलिए उसने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वहीं अक्षय ने जब पीहू को इस तरह से गले लगाए देखा, उसे गुस्सा आ गया। उसने कर जल्दी से पीहू को अलग अलग करके अपने सीने से लगाकर कहा, दूर रहो मेरी बीवी से। उसका रिएक्शन देखकर सब लोग अपना मुंह फाड़कर उसे देख रहे थे। सात्विक ने अपनी आंखों को बार बार मसलते हुए कहा कि सच में मैंने जो देखा वह सच है या फिर मुझे दिन में सपना देखने का चस्का लग गया है। सात्विक की बात सुनकर साहिल जो कि अभी भी टूटे आशिक की तरह अपने दिल में अरिजीत सिंह के गाने गा रहा था, उसने उदास की आवाज में कहा, भाई तुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई? हमारे राक्षस भाई ने मेरा इकलौता प्यार छीन लिया, अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर उसने टीवी सीरियल की बहुओं की तरह अपने सर और माथे पर हाथ रख दिया। साहिल की बात सुनकर सात्विक ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें असल में पागलखाने भेजना ही होगा। सात्विक की बात सुनकर साहिल ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें क्या पता जब पहला प्यार खुद से बिछड़ता है तब क्या ऐसा लगता है? इतना कहकर उसने अपना चेहरा इस तरह से बना लिया जैसे दुनिया में उससे ज्यादा दुखी इस वक्त कोई और है ही नहीं। साहिल की पूरी बातों को सात्विक ने इग्नोर कर दिया क्योंकि वह साहिल को अच्छी तरह से जानता था।
संगीता जी ने खुशी से तालियां बजाकर अक्षय को देखकर कहा है, मेरा बेटा कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है, मेरी बहू को लेकर अब जल्दी ही मैं दादी बन जाऊंगी और मेरे हाथ में 10-12 नन्हे मुन्ने मेरे पोता पोती होंगे। संगीता जी की बात सुनकर वसुधा जी भी खुश हो गई। उन्होंने खुशी से कहा, मुझे भी मेरे परपोतों को देखने की जल्दी है, चलो तुम दोनों की अभी शादी करवा देते हैं। वहीं मनोहर जी अब किसी पुतले की तरह मल्होत्रा फैमिली के लोगों को देख रहे थे, क्योंकि जितनी बार भी वह उन सब की बातें सुनते थे वह खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाते थे। उन्हें यहाँ आने से पहले लगा था कि मल्होत्रा फैमिली के लोग शादी के लिए रोक तो करेंगे कि लड़की पसंद ही है इस तरह से, पर यहाँ तो बात उल्टी हो रही है। ना उन लोगों ने नाम पूछा ना कुछ, वह लोग तो इसी बात से खुश हो गए कि अक्षय शादी करना चाहता है। अब भाई मनोहर जी को क्या पता कि पिछले कितने सालों से उसका परिवार अक्षय की शादी के पीछे पड़ा है, इस वजह से उसको शादी के लिए हाँ करता देख पूरा परिवार खुशी के मारे सच में ही पागल हो गया था। वहीं वसुधा जी और संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, आप लोगों को बच्चों के अलावा कुछ और दिखता भी है या नहीं, क्या कहूँ आप लोगों के लिए काफी नहीं है। वहीं अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं अपनी कुहू से प्यार नहीं करती, और क्या मेरी कुहू तो क्या मेरी, तू अकेली ही खेलती रहेगी, तुझे उसके लिए 2-4 भाई बहन तो लाने ही होंगे। इतना कहकर उन्होंने प्यार से पीहू को देखा और कहा, क्यों मेरी प्यारी होने वाली बहू, क्या तुम मेरे लिए पोता पोती लाओगी। वही बेचारी पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे इस तरह से अपना चेहरा झुकाता देख संगीता जी ने खुशी से कहा, देखो मेरी बहू कितनी ज्यादा शर्मीली है। वही पीहू तो चेहरा झुकाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर सबको लग रहा था कि वह शर्मा रही है। उसने मन ही मन कहा, मेरी फैमिली इस सुपर्ब है, कुछ भी कहो हमें टीवी की जरूरत नहीं है, घर में ही हद से ज्यादा एंटरटेनर लोग हैं। वहीं अब अक्षय बुरी तरह से चढ़ चुका था। उसने गुस्से से अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां आप अपनी यह बकवास बातें बंद कर दो, अभी तो बस हम शादी की बात कर रहे हैं और आप अभी से ही अपने पोता पोती की प्लानिंग करने लग गई। संगीता जी ने अक्षय की तरफ देखकर गुस्से से कहा, क्यों नालायक, तुझे क्या प्रॉब्लम है, जब मेरी बहू राजी है तो तू क्यों राजी नहीं है। अक्षय ने कहा, वह अभी छोटी है मां, संगीता जी ने बच्चों की तरह बनाकर जब तू पैदा हुआ था तब मैं उससे भी 1 साल छोटी थी। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय दिल खुद के बाल नोचने का कर रहा था। उसने गुस्से से कहा, आपके टाइम पर उसी उम्र में बच्चे होते थे, पर इस वक्त बच्चे इतनी जल्दी नहीं होते। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने बच्चों की तरह अपने दोनों पैर पटकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पोता पोती चाहिए, मतलब चाहिए। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी आ गया है। उन्होंने संगीता जी को शांत कराकर अपने सीने से उनका सर लगाकर कहा, संगीता बेबी डोंट, तुम खुद को हट नहीं कर सकती। फिर से अपने मम्मी पापा को लवी लवी होते देख अक्षय का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से भाग जाए। उसके घर में बुढ़े होने तक एक दूसरे से इस तरह से प्यार कर रहे थे ये लोग, जैसे उनके अलावा दुनिया में किसी और ने कभी शादी की ही ना हो। वहीं मनोहर जी अब काफी खुश नजर आ रहे थे। पहले जब उन्होंने ओम जी और वसुधा जी का प्यार देखा था तब उन्हें लगा था कि इस उम्र तक एक दूसरे को इतना प्यार करना कोई छोटी बात नहीं है, और अब जब उन्होंने अक्षय के मम्मी पापा को भी एक दूसरे से इस तरह से प्यार करते देखा तब उन्होंने दिल ही दिल कहा, अगर पूरी फैमिली के मर्द अपनी बीवी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो जरूर अक्षय भी मेरी पीहू उसको खुद से ज्यादा प्यार करेगा। इतना सोचकर वह मुस्कुराने लगे। वही संगीता जी बिना किसी आंसुओं के संजय जी के सीने पर अपना सर रखकर रो रही थी। भले ही उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला हो, पर उनकी आवाज सुनकर सभी लोगों ने अपने कानों में हाथ रख दिया था, क्योंकि वह जोर जोर से रोने की तरह चिल्ला रही थी। आखिर में अक्षय जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रखे और जोर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाए मॉम, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और साथ में आपकी होने वाली बहू को भी लेकर चला जाऊंगा। वही संगीता जी जो अब तक बिना वजह चिल्ला रही थी, अक्षय की बात सुनकर उनका चिल्लाना अचानक से बंद हो गया। आखिर वह आज पहली बार अपनी होने वाली बहू से मिली थी, ऐसे कैसे बिना उसके साथ कुछ भी बात किए बगैर वह उसे जाने दे सकती थी। अचानक से उन्होंने बच्चों की तरह रूठते हुए कहा, तू मेरा बेटा नहीं है, एक बार भी तूने मुझे नहीं मनाया। अक्षय ने कहा, आप छोटी बच्ची नहीं हो। संगीता जी ने अपना मुंह बनाकर संजय जी को देखा और कहा, देखा आपने, आपका बेटा किस तरह से मेरे साथ बात करता है। संजय जी ने प्यार से उसके सर पर किस करते हुए कहा, तुम उसे इग्नोर करो, वह पागल है, और सन की भी, तुम बस अपने प्यारे हस्बैंड पर फोकस करो। संजय जी की बात सुनकर संगीता जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और फिर अचानक से अक्षय की तरफ पलटकर कहा, ऐसा तो नहीं कि तुझमें कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से तू बच्चों के लिए मना कर रहा है। वही अक्षय ने अपना अजीब सा चेहरा बनाकर अपनी मां को देखा और कहा, मतलब जब संगीता जी को लगा कि अक्षय को उनकी बात समझ नहीं आई तब उन्होंने कहा, कहीं पीहू को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अक्षय अब उनकी बातों से काफी चिढ़ गया था। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है, आप सीधा सीधा कहिए। संगीता जी ने कहा, तू सच सच बता, कहीं तू बांझ तो नहीं है ना। अक्षय संगीता जी की बात सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए।
संगीता जी की बात सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए। वही अक्षय मुंह फाड़कर अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। इससे पहले कि अक्षय कुछ कहता, अक्षय की दादी और अक्षय की चाची कृपा जी भी संगीता जी के साथ जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, हमारा सपना टूट गया, हमारा बेटा बांझ है, हमारा बेटा बांझ है। अक्षय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस पर यह क्या इल्जाम लग गया। वहीं संजय जी और करण जी ने हमदर्दी के साथ अक्षय को देखा। उन सब को देखकर अक्षय पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करिए आप सब लोग। इतनी जोर से सीखा था कि सब लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और चुप हो गए। वहीं पीहू के लिए अब खुद को हंसने से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। फिर भी वह किसी तरह खुद को रोक कर खड़ी थी और मनोहर जी भी हैरानी से सबको देख रहे थे, जो किसी भी बात का उल्टा ही मतलब निकाल रहे थे। अपनी माँ, चाची और दादी को इस तरह से खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लगा कर रोता देख अक्षय का सर ही चकराने लगा था। वही पीहू जो अभी तक अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थे, अचानक से वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज सुनकर संगीता जी, कृपा जी और वसुधा जी ने रोना बंद कर दिया। वह तीनों एक तक पीहू को देखने लगे। पीहू हंसते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि सभी लोग सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगे। वही साहिल फिर से अपनी सपनों की दुनिया में खो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, भाई आपने मेरा पहला प्यार छीन लिया। साहिल के साइड में ही खड़े सात्विक ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तू अपनी बकवास बंद कर वरना भाई तुझे साउथ अफ्रीका भेज देंगे। साउथ अफ्रीका का नाम सुनकर ही साहिल के दिल के सारे अरमान एकदम से गायब हो गए और उसमें सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब ये तो मेरी होने वाली क्यूट सी भाभी है और भाभी तो माँ होती है। वही साहिल को इतनी जल्दी पलट कर देख सात्विक ने उसे घूर कर देखा। वही पीहू पेट पकड़कर हंस रही थी। अक्षय भी अपना गुस्सा भूलकर चुपचाप पीहू को हंसते हुए देख रहा था। जैसे ही पीहू की हंसी कम हुई, उसे ध्यान आया कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। तभी संगीता जी ने उछलते हुए कहा, मेरी बहू कितनी प्यारी है और खूबसूरत भी, और एक ये है मेरा नालायक बेटा जो सदियों में एक बार हंसता है। भगवान क्या होगा मेरी प्यारी सी बहू का। इतना कहकर वह पीहू की तरफ चली गई। उन्होंने पीहू को अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, अगर तुझे ये राक्षस पसंद नहीं तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ लूंगी। वही अपनी माँ की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप सब का तमाशा बहुत सुन, आप सब की बकवास बातें, आप सब मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी होने वाली बीवी को मेरे खिलाफ भड़काकर किसी और से शादी करवाने की प्लानिंग कर रहे हो। वही अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तू क्या मुझे टीवी सीरियल वाली शैतान सास की तरह समझता है जो अपनी बहू को टॉर्चर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल क्यूट सी सास हूँ जो कि अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करेगी। और एक तो तू पहले बाप नहीं बन सकता, मैं क्यों अपनी इस प्यारी सी बेटी की जिंदगी तेरे साथ बर्बाद करूं? वही फिर से संगीता जी के मुंह से यह बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, और आपसे ये बकवास बात किसने कही? संगीता जी ने दोनों हाथ कमर पर रखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, किसने कही से क्या मतलब है? तू अगर मुझे जल्दी दादी नहीं बनाना चाहता तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तू बाप नहीं बन सकता। वही संगीता जी की बात सुनकर अब अक्षय गुस्से से चिल्लाया, आप पागल हो? खुद के ही बेटे पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हो, वह भी बिना किसी सबूत के? अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने भी दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तू नालायक लड़के, अगर ऐसी बात नहीं है तो तू फिर मान क्यों नहीं जाता? जल्दी से हमें दादी पर दादी बनाने के लिए। उनकी बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से अपने बल नोचने हुए कहा, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो आप जैसे सभी पागल मुझे ही मिले थे। अक्षय की बात सुनकर उसके सभी घरवालों ने गुस्से से घूरते हुए अक्षय को देखा और सभी ने एक साथ चिल्लाया, हम नहीं, आप पागल, आपके नहीं, हमारे नसीब खराब जो आप जैसे सेडू अकडू राक्षस गुस्सैल हमारे घर में पैदा हुए। कुहू अभी भी अपने पूरे फैमिली वालों की नौटंकी सोफे पर बैठकर देख रही थी। उसके हाथ में अंगूर थे जो एक एक खाते हुए वह अपने घर वालों का तमाशा देख रही थी और काफी एंजॉय भी कर रही थी। वही पीहू की नजर भी जैसे ही अपनी बेटी पर गई, वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी उसकी बेटी एक नंबर की शैतान है, पर अगर कोई लड़े तो एंजॉय करने में भी खुद को पीछे नहीं छोड़ती। वही अपने परिवार वालों की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से सबको घूरते हुए कहा, सब चुप हो जाओ वरना एक हफ्ते के लिए आप सब लोगों का ऑयली फूड खाना बंद, सिर्फ कच्ची सब्जियां खिलाऊंगा। वही अक्षय की बात सुनकर सब लोग छोटे बच्चों की तरह अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि यह मल्होत्रा फैमिली है। वसुधा जी से लेकर सभी लोग अपने मुंह पर बच्चों की तरह हाथ रखकर खड़े हुए थे। वहीं अक्षय ने सबको देखकर गहरी सांस ली और कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीहू अभी बस 21 साल की है, शादी के बाद कम से कम 3 साल तक में कोई बच्चा नहीं चाहता, और अभी हमारे पास कुहू तो है ही, तो फिर क्या जरूरत है इतनी जल्दी बच्चे की? और मैं चाहता हूं कि पीहू अपनी स्टडी कंप्लीट करके सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभाले, इसके लिए उसको खुद को पहले काबिल बनाना जरूरी है, और अगर वह बच्चे की जिम्मेदारी उठाती है तो उसके लिए ये सब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अक्षय की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए।
फिर भी संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तू क्यों चिंता करता है, तुम बस पैदा करो, पल हम लेंगे। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय का दिल कर रहा था कि वह कहीं पर जाकर अपना सर फोड़ दे। इतना समझाने के बाद भी उसकी मां मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ आप समझ क्यों नहीं रही हो, बच्चा पैदा करके आपको दे दूं, आप खुद 5 साल की बच्ची हो, आपके संभालोगे वही खत के लिए 5 साल की बच्ची। सुनकर संगीता जी ने गुस्से से संजय जी की तरफ देखा और पैर पटकते हुए कहने लगी, आप अपने बेटे को समझा दीजिए, यह मेरी इंसल्ट कर रहा है। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी ने गुस्से से अक्षय को देखा और कहा, तुम नालायक लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बीवी को इस तरह से गुस्सा दिलाने की। उसने कहा, ना तुम बच्चे पैदा करो, पाल हम लेंगे। अक्षय ने अपने पापा की तरफ घूरते हुए कहा, डेड सिर्फ मॉम ही नहीं, आप भी 5 साल के ही बच्चे हो। असल में आप नहीं, मेरे घर में आप सभी नमूनों की टोली 5 साल के बच्चों से भी ज्यादा छोटी अकल वाली है। अक्षय की बात सुनकर एक बार फिर से उसकी पूरी फैमिली उसे गुस्से से घूरने लगी। अवनी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा करते हुए अक्षय से कहा, बड़े राक्षस भैया आप बहुत ज्यादा गंदे हो। अवनी के मुंह से राक्षस सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लगी हो। अवनी ने गुस्से से पहले ही कहा था, अवनी मल्होत्रा पहले से ज्यादा बोलती है, आपको बस अभी अभी समझ में आया। अवनी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, अवनी तुम अभी छोटी हो इसलिए चुप हो जाओ। अवनी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, आपसे छोटी हूं फिर भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और आप अपने 26 साल की जिंदगी में सिर्फ सिंगल रहे हो। अब मुझे भी लगता है कि बड़ी माँ जो कह रही थी वह सच है। वही अवनी की बात सुनकर संगीता जी ने फिर से रोते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू सच में बांझ है। अक्षय अब अपनी पागल फैमिली को समझाते समझाते थक गया था। अक्षय ने गुस्से से अपने बालों को नोचते हुए कहा, माँ पहली बात आप मुझे और परेशान मत करो, वरना प्रॉमिस कर रहा हूँ वापस यहाँ पर नहीं आऊंगा, ना आपकी होने वाली बहू को लेकर आऊंगा। और दूसरी बात, मैं बाप बन सकता हूँ, और रही बात बांझ की, तो बांझ औरत को कहा जाता है, आदमी को नहीं। संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं, अगर औरत मां ना बने तो उसे बांझ करके उसकी इंसल्ट करो, और अगर आदमी ना बने तो उसे क्यों बांझ नहीं कहेंगे, मैं तो बांझ ही कहूंगी। संगीता जी की बात सुनकर कृपा जी और वसुधा जी ने भी अपना सर हिलाया और कहा, हाँ बहू सही कह रही है, दीदी सही कह रही है। अब अक्षय का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने पास में रखा इकवास उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा, पर उसके सेक्शन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। संगीता जी ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुझे सूट करता है, तूने बस 5 लाख का वास तोड़ा, तेरी जगह पर अगर मैं होती तो गुस्से में कम से कम 50 लाख का तो तोड़ देती। मनोहर जी अब तक पूरी तरह से लगभग पागल ही हो चुके थे। उन्होंने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि मल्होत्रा फैमिली इस तरह की होगी। अपने बच्चे की इस तरह की हरकत देखकर कोई रोकता या टोकता, पर ये तो उल्टा उससे यह कह रहे थे कि यह उसे शोभा नहीं देता, बल्कि इसे उससे ज्यादा बड़ी चीज तोड़नी चाहिए। अक्षय ने पास में पड़ा हुआ 25 लाख का एक बड़ा सा वास तोड़ दिया। उसे टूटा हुआ देखकर वसुधा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, है मैं तेरी जगह पर मैं होती तो कम से कम 2 करोड़ की चीज तो तोड़ ही देती। वसुधा जी की बात सुनकर संजय जी ने मुंह बनाकर कहा, क्या माँ आप इस नालायक से और ज्यादा एक्सपेक्ट ही क्या कर सकती हो। वसुधा जी ने अफसोस से अपना सर हिलाया। अक्षय का दिल अब रोने को कर रहा था। हर रोज उसकी यह पागल फैमिली उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। थक हार कर अक्षय ने सामान तोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था ये सभी नमूने उसे और ज्यादा बपाएंगे रोकने की बजाय, इसलिए उसने खुद को शांत किया। अक्षय के शांत होते ही संगीता जी ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, अच्छा अच्छा मैं समझ गई तेरी बात की, तू बाप बन सकता है तो मुझे जल्दी से जल्दी एक पोता या पोती लाकर दे, तभी मैं तेरी बात मानूंगी। वही संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने संगीता जी की तरफ देखकर लाचारगी से अपना सर हिलाया और कहा कि आपको कोई आलू टमाटर लगता है बच्चा, जो आपको अभी के अभी ला कर दूं। संगीता जी ने अपने सर पर हाथ रखकर उंगली से सर को चलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे 9 महीने का समय देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल अक्षय को दे दी, जैसे उन्होंने ये कहकर अक्षय पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वही अक्षय ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, माँ सच सच बताओ आप कौन से ग्रह से आए हो। संगीता जी ने खुशी से कहा, तुझे भी लगता है ना कि मैं कोई परी हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं शायद परीलोक से ही आई हूँ, क्योंकि मेरे जैसी इंटेलिजेंट क्यूट प्यारी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तो चिंता मत कर, फिर भी मैं घमंड नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि तू मेरा बेटा है तो तू खुद को भी अद्भुत समझ। अक्षय ने अपना सर हिलाया। उसे लग रहा था चाहे वह अपना सर दीवार पर क्यों ना फोड़ दे, उसकी माँ उसकी बात नहीं मानने वाली। वही कुहू जो अभी तक सोफे पर बैठकर अंगूर खा रही थी, अचानक से वह सोफे से कूद गई और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए सीधे अक्षय और संगीता जी के बीच में आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अक्षय की तरफ अपना चेहरा किया और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अक्षय से कहा, मुझे भी छोटा भाई चाहिए, अगर आप मुझे छोटा भाई नहीं ला कर दोगे तो मैं अपनी क्यूट लिटिल मामा की शादी किसी और से करा कर उन्हें अपना पापा बना लूंगी। कुहू की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से कुहू को देखने लगे।
क्या जवाब देगा अक्षय कुहू और अपनी मां को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। को की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कुहू को देखा और कहा, बेबी आप क्या बोल रही हूँ वो आपको समझ भी आ रहा है। इस वक्त अक्षय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, कुहू बेबी बहुत इंटेलिजेंट है, बेबी को सब समझ आता है, इसीलिए आप जल्दी से बताओ कि आप बेबी को भाई दोगे या फिर बेबी किसी और को डैडी बनाए। अक्षय ने खुद को शांत किया क्योंकि वह कभी कुहू पर गुस्सा नहीं करता था। उसने खुद को शांत किया और कहा, बेबी मैं आपको भाई देने को तैयार हूं पर अभी नहीं, उसके लिए आपको 2-4 साल तक वेट करना होगा। वही अक्षय की बात सुनकर कुहू गुस्से से अक्षय को घूरने लगी। अक्षय की बात सुनकर कुहू के पीछे खड़ी संगीता जी आगे आए और उन्होंने अक्षय को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, हम तुझे इतना ज्यादा कह रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए पर तू मना कर रहा है, सच सच बता तू कहीं तो नहीं। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी ने अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए अक्षय से कहा, तू सच में वह है? वही अक्षय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करिए, आप सब पहले कह रहे थे कि मैं बाप नहीं बन सकता, अब तो सरासर यही कह रहे हो कि मैं आदमी नहीं हूँ। क्या लगा रखा है यह आप सब ने? आज पागल खाने गए थे, जल्दी से जल्दी आप सब लोगों की मुझे ट्रीटमेंट करानी ही होगी वरना एक दिन आप लोगों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। पर किसी ने भी अक्षय की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके गुस्से पर, क्योंकि यह तो अक्षय का ये रोज हर किसी पर गुस्सा करता था। वसुधा जी ने साहिल और सात्विक की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सब लोग वसुधा जी को देखने लगे, जो लगभग रोते हुए साहिल और सात्विक को उम्मीद की नजरों से देख रही थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पूंछते हुए कहा, मेरे बच्चों अब तुम पर ही हमारे खानदान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा पोता वह होगा, पर हम भगवान की इच्छा के आगे कर ही क्या सकते हैं। अपनी दादी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, आप सब लोग मुझे पागल करके छोड़ोगे? मैं सच में आदमी हूँ। अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, तो साबित करके दिखा। पीहू अब तक सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी क्योंकि हंस हंसकर उसका पेट दर्द करने लगा था और खुद की हंसी सबको सुनाई न दे इस वजह से वह अकेली साइड में जाकर हंस रही थी। वही मनोहर जी भी अब पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्हें खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा भी कोई खानदान होता है जो अपने ही बेटे को बिना कुछ कहने का मौका दिए इतना कुछ इल्जाम उस पर लगा देते हैं। अक्षय ने एक नज़र पीहू की तरफ देखा जो हंसी से लोटपोट होकर सोफे पर लेटी हुई थी। उसे देखकर अक्षय ने डेविल स्माइल के साथ अपने परिवार वालों को देखा और कहा, तो कोई बात नहीं, मैं आज आप सब लोगों को लाइव रोमांस दिखाऊंगा। अक्षय की बात सुनकर उनके परिवार वालों के चेहरे पर चमक आ गई। सभी ने एक साथ कहा, जल्दी दिखाओ। अक्षय ने सबको देखा जो इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे अभी अभी उन्हें किसी ने सोने के खजाने का पता बता दिया। कृपा जी ने अपनी कमर मटकाते हुए कहा, अक्षु बेबी। अक्षय ने घूरकर कृपा जी को देखा। कृपा जी ने कहा, अरे तू ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी सुसु पोटी साफ की है, इसलिए तुम मेरे बेबी हो। अक्षय ने अब उन्हें कुछ नहीं कहा और सीधा सोफे की तरफ बढ़ गया जहां पर पीहू अभी भी अपने मुंह पर हाथ रखकर लोटपोट होकर सोफे पर हंस रही थी। अचानक से अक्षय ने उसे एक बाजू से पकड़ा और अपने करीब खींच गया। सभी लोग खुशी खुशी उन दोनों को देख रहे थे। वही मनोहर जी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि अब वह इतना तो समझ चुके थे कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो ये सभी लोग उस चीज का उल्टा ही मतलब निकालकर कुछ और ही बात बना लेंगे, इसलिए खुद को चुप रखना ही उन्होंने बेहतर समझा। अक्षय ने पीहू को कसके अपनी तरफ खींचा। पीहू जो अभी तक हंस रही थी अचानक से अक्षय की हरकत से हैरानी से उसे देखने लगी। अक्षय ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, चेरी बहुत हंस रही थी ना तुम? मेरी बेइज्जती पर ऐसा कोई करता है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ? अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ना। पीहू ने अक्षय की बात सुनकर हकलाते हुए कहा, कैसी सजा? इससे पहले कि पीहू कुछ कह पाती अक्षय ने अपने होंठ पीहू के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वही सभी घर वालों ने ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। फिर सभी लोग एक साथ खुशी से चिल्लाकर सीटियां बजाने लगे। संगीता जी ने अक्षय और पीहू की बल्लियां लेते हुए सभी की तरफ देखते हुए कहा, हाय मेरा बेटा तो पूरी तरह मेरी तरह बेशर्म है, अब मुझे जल्दी ही दादी बना देगा। वसुधा जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मतलब मेरा पोता वह नहीं है, ये सच में ही आदमी है, मतलब मैं अभी जल्दी पर दादी बन जाऊंगी। और उन्होंने अपने आंसू पहुंचे और ओम जी की बाहों में समा गई। उन्होंने ओम जी के गले लगते हुए कहा, मतलब अब ये हमारे खानदान का नाम नहीं डूब आएगा, ये भी अपनी बीवी के साथ बुढ़ा होने तक प्यार करता रहेगा जैसे हम करते हैं। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी हम बुढ़े नहीं हुए हैं। वसुधा जी ने भी खुशी से कहा, मैं भी कहा बुढ़ी हुई हूँ, आज भी मुझे देखकर 18 साल के लड़के लाइन मारते हैं। उन सभी की बात सुनकर मनोहर जी कभी उन सभी को देखते तो कभी अक्षय को जो किसी भी भूखे भेड़िए की तरह पीहू को किस कर रहा था।
वही कुहू खुशी से सोफे पर कूद रही थी। उसने खुशी से कहा, मुझे जल्दी ही भाई मिल जाएगा। इतना कहकर वह नाचने लगी। उसके साथ साथ में अवनी और साहिल भी नाचने लगे। उन चारों को नाचता देख घर के सभी बड़े भी खुशी से सीटियां मारने लगे। सभी लोग तो खुशी से पागल ही हो गए थे। आज से पहले वह अच्छे से जानते थे कि अक्षय ने कभी किसी लड़की को ना खुद के करीब आने दिया, ना खुद उसके करीब गया। इसका कारण भी वह सभी अच्छे से जानते थे। इसलिए उन सभी को सच में ये गलतफहमी हो गई थी कि अक्षय में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा लड़के खूबसूरत लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाते थे। पर आज तक अक्षय कभी किसी लड़की से अट्रैक्ट नहीं हुआ था और वह ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर कोई लड़की जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करे तो अक्षय को उल्टियां आ जाती थी। इस वजह से भी उन्हें लगता था कि अक्षय का इंटरेस्ट लड़कियों में ना होकर लड़कों में था। इस वजह से उन सभी ने आज इस तरह से रिएक्ट किया। पर आज अक्षय की हरकत देखकर सभी लोग खुशी के मारे पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। वही काफी देर तक अक्षय बिना किसी की परवाह किए पीहू के होठों को किस करने लगा। असल में ये सब तो उसने अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए किया था, पर जैसे ही उसके होठों ने पीहू के होठों को छुआ, वह सब कुछ भूलकर किसी रेगिस्तान में भटके मुसाफिर की तरह खुद की प्यास को बुझाने लगा। वही बेचारी पीहू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हालांकि पीहू भी अक्षय की तरह ही बेशर्म थी, पर फिर भी इतने लोगों के सामने, वह भी खुद के होने वाले ससुराल वालों के सामने, इस तरह से अक्षय को खुद को किस कर रहा देख उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पर जब उसने देखा कि अक्षय उसे छोड़ नहीं रहा तो उसने भी सब कुछ भूलकर अक्षय के होठों पर अपने होठों से किस करना शुरू कर दिया। पीहू का साथ मिलते ही अक्षय भी उसे किस करने लगा। दोनों लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। वही संगीता जी खुशी से टाइम देख रही थी। उन्होंने खुशी से सीटी मारते हुए कहा, मेरा बेटा तो काफी ज्यादा रोमांटिक है, पिछले आधे घंटे से मेरी बहू के होठों को चबा रहा है। हे भगवान, बस यह इसी तरह से बेशर्म बना रहे ताकि मैं जल्दी ही दादी बन जाऊं। उनकी बात सुनकर वसुधा जी ने भी ऊपर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मेरी आंखें विश पूरी कर दे, मेरे पोते को बेशर्म का राजा बना दे और जल्दी मुझे परदादी बना दे। मनोहर जी लगभग पागल ही होने को थे। अब उनका सर चकराने लगा था। अपने पोते की ऐसी हरकत पर परिवार वालों को डांटना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। असल में उल्टे से भी ज्यादा उल्टा। वहीं जब अक्षय को लगा कि पीहू अब सांस नहीं ले पाएगी, तब जाकर उसने पीहू को छोड़ा। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब अक्षय अपन कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। उसे कुछ ध्यान नहीं था कि इस वक्त वह कहाँ है। उसने पीहू को धक्का दे दिया। पीहू सोफे पर गिर गई। अक्षय बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर आकर फिर से उसे किस करने लगा। अब घर वालों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। संगीता जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हे भगवान, मेरा बेटा तो बेशर्म से भी ज्यादा बेशर्म है। हम सभी यहाँ से जाएं या यहीं पर इनका लाइव रोमांस देखें। वसुधा जी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, चलो चलते हैं, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं होती ना। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो अब तक जो आप सभी देख रहे थे उसे अच्छी बात कहते हैं। वसुधा जी ने कहा, अरे वह तो हम देखना चाहते कि हमारा पोता सच में लड़कियों से ही अट्रैक्ट होता है या नहीं। अब हमें यकीन हो गया, क्योंकि यह किसी भूखे भेड़िए की तरह हमारी होने वाली बहू पर टूट पड़ा था, तो अब हम निश्चिंत हैं। फिर उन्होंने सात्विक और साहिल की तरफ देखकर कहा, अब तुम दोनों के हवाले कोई वतन नहीं है। वही अपने दादी की बात सुनकर दोनों का मुंह बन गया। सात्विक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, क्या दादी आप भी? वसुधा जी ने कहा, और नहीं तो क्या, ये तो राक्षस खड़ूस है। पर तुम दोनों तो बेवकूफ हो। अब मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे होंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि जब तुम सबके बच्चे होंगे उन्हें मैं अपने साथ रखकर अपनी तरह बनाऊंगी, बिल्कुल होशियार। वसुधा जी की बात सुनकर सात्विक और साहिल एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। वही अक्षय जो फिर से पीहू को किस कर रहा था। जैसे ही उसने चिल्लाने की आवाज सुनी, उसने पीहू को किस करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि इस वक्त वो लिविंग रूम में है और उसका पूरा परिवार उसकी हरकत देख रहा है। उसने खुद को शांत किया। वैसे तो उसे कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वह यहाँ पर पीहू को एम्बारेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अक्षय के छोड़ते ही पीहू फिर से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्षय ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया और उसे गले लगाकर उसकी पीठ को सहला आते हुए कहा, शांत हो जाओ जान। वही पीहू ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर अक्षय से कहा, आप बहुत बेशर्म है। वही मनोहर जी की अब सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। वह अचानक से ये सब देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जैसे ही सब लोगों ने उनके गिरने की आवाज सुनी, सब लोगों ने हैरानी से उनकी तरफ देखती हूँ जो अक्षय की गोद में बैठी पीहू अचानक झटके से उसकी गोद से कूदकर अपने दादू की तरह भाग गई। अक्षय ने एक नज़र अपनी खाली गोद को देखा और जलन के मारे उसका दिमाग फिर गया। उसने कहा, मुझे छोड़कर अपने दादू के पास जा रही है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, होने वाली क्यूट लिटिल वाइफी। मनोहर जी को इस तरह से बेहोश होकर गिरता देख सभी लोग अपने पागलपंती से बाहर आकर घबरा कर उन्हें देख रहे थे। वही पीहू अक्षय की गोद से लगभग कूदकर अपने दादू की तरफ भाग गई थी।
जिसे देखकर अक्षय का मुंह बन गया था। उसने खुद की जलन को रोकने के लिए खुद के नाखून अपनी उंगली में चुभो दिए, क्योंकि वह ये भी नहीं देख सकता था कि उसकी होने वाली बीवी अपने दादू को उसके लिए छोड़कर जा रही है। उसने खुद को शांत किया और कहा, बस एक बार चेरी मेरी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। यह सब कहते हुए अक्षय की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। तभी जलन के मारे जल रहे अक्षय के कंधों पर दो नन्हे नन्हे छोटे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अक्षय ने पीछे पलट कर देखा, उसकी बेटी उसे घूरते हुए देख रही थी। अक्षय ने पीहू को देखा और फिर कुहू को। फिर उसने कहा, क्या हुआ? कुहू ने गुस्से से दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, सोचना भी मत कि मम्मा सिर्फ आपकी है, वह सबसे पहले बेबी की है। कुहू की बात सुनकर अक्षय को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी उसी की तरह उसकी बेटी लोगों का चेहरा देखकर दिल में क्या चल रहा है यह आसानी से पढ़ लेती है। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कुहू को देखते हुए कहा, मैं उसे तुम्हारे साथ भी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वह मेरी वाइफ है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से अक्षय से कहा, पर उन्हें मैंने आपके लिए चुना था तो मर्जी मेरी चलेगी मम्मा, 90% मेरी और 10% आपकी। कुहू की बात सुनकर अक्षय का चेहरा काला पड़ गया। उसने कुहू तरफ देखकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, वह सिर्फ मेरी है, मैं उसे तुम्हारे साथ 10% शेयर करूंगा, बाकी 90% मेरी होगी। वह इतना कहकर अक्षय बिना कुहू की कोई बात सुने वहां से चला गया। दोनों बाप बेटी अपने में ही मगन थे और बाकी सब घर वाले मनोहर जी को लेकर कमरे में चले गए थे। पीहू परेशान सी उनके सिरहाने बैठकर उनके हाथों को मल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आखिर बचपन से ही वह सिर्फ अपने दादू के लिए जी रही थी। बचपन से माँ बाप भाई बहन का प्यार अकेले मनोहर जी ने ही उसे दिया था। उसकी आंखों में हल्की नमी भी आ गई थी, जिसे देखकर संगीता जी ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची रोना नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दादू को इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो है हमारे पास। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से सात्विक को घूरते हुए कहा, यह आर्यन का बच्चा कहाँ रह गया? उन्होंने इतना ही कहा था कि एक 25-26 साल का एक लड़का हाथ में डॉक्टर की बैग लेकर गिरते पड़ते दरवाजे से अंदर आया। उसे देखकर संगीता जी ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तू नालायक, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? संगीता जी की बात सुनकर उस लड़के यानी कि आर्यन में बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, क्या आंटी, अभी मैं अपने सारे पेशेंट को छोड़कर भागते हुए यहाँ आया हूँ और आप मुझसे पूछ रही हो कि मुझे इतनी देर कैसे लगी? मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ, कई सारे पेशेंट होते हैं मेरे पास आते हैं। इतना कहकर उसने एटीट्यूड के साथ अपने बालों में हाथ घुमा दिए। आर्यन को देखकर पूरी मल्होत्रा फैमिली ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे वह कोई पागल हो। वही वसुधा जी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, देखकर तो नहीं लगता कि तू कोई काम भी करता होगा, मुझे तो लगता है तूने पैसे देकर फर्जी डिग्री बनवाई होगी, और जैसे तेरे काम और संगत है उस हिसाब से तू तो असली पागल लगता है। और अगर तूने डिग्री भी बनवाई तो तुझे पागल खाने का डॉक्टर बनना चाहिए था, कम से कम मेरे नालायक पोते का इलाज तो करा देता। इतना कहकर उन्होंने मासूम सा चेहरा बना लिया। वही खुद की बेइज्जती होता देख आर्यन ने बच्चों की तरह अपने पैर पटकते हुए कहा, आप सब लोग जब भी मैं आता हूँ मेरी इंसल्ट करते हो, इसमें मेरी क्या गलती है कि वह राक्षस खड़ूस मेरा दोस्त है? उसने इतना ही कहा था कि पीछे से किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझ जैसे पागल खड़ूस? और क्या कहा तुमने? अपने पीछे अक्षय की आवाज सुनकर आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने पीछे पलट कर देखा, अक्षय किसी भूखे शेर की तरह घूरते हुए उसे ही देख रहा था। आर्यन ने बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहा, मेरे भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन सब लोगों ने मुझे तेरे खिलाफ बोलने पर मजबूर किया। इतना कहकर उसने सभी मल्होत्रा परिवार के लोगों की तरफ इशारा किया। आर्यन का इशारा देखकर सब लोग एक साथ चिल्लाए, झूठे धोखेबाज। पर आर्यन कहाँ मानने वाला था। वह बच्चों की तरह कहने लगा, मेरे भाई अक्षय कुछ जानता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करता हूँ, तेरे अलावा मैं किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, और तू मुझ पर शक कर रहा है। आर्यन की बात सुनकर सभी मल्होत्रा फैमिली के लोगों ने फिर से कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ लिया। संगीता जी ने फिर से आर्यन और अक्षय को देखते हुए कहा, मुझे पहले ही लगा था, इतने साल तुम लड़के ही एक दूसरे के साथ रहे हो, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना? वही संगीता जी की बात सुनकर आर्यन ने अपना सर जोर जोर से हिलाया। वहीं अक्षय ने उसे घूरते हुए उसके पैर पर एक जोरदार लात मारी। आर्यन बेचारा दर्द के मारे जमीन पर ही बैठ गया। वही यह सब देखकर पीहू ने गुस्से से कहा, पहले आप मेरे दादू को देखो, बाद में आप जितना चाहे उतना नाचो या गाना गाओ। अभी तक सब लोग जो अपनी बातों में मशगूल थे पीहू की आवाज सुनकर वापस होश में आए। वही आर्यन जो अभी तक बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, पीहू की आवाज सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ, क्योंकि उसके लिए उसका फर्ज सबसे ज्यादा जरूरी था। वह बाकी टाइम पर चाहे कितनी भी हंसी मजाक क्यों ना करे, पर अपने काम को लेकर वह काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस था।
यही वजह थी कि वह आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर की लिस्ट में आता था, वह भी सिर्फ 26 साल की उम्र में। आर्यन एक न्यूरो सर्जन था और साथ में मल्होत्रा फैमिली का फैमिली डॉक्टर भी। इस वजह से मल्होत्रा फोन आने के बाद वह अपने सभी कामकाज छोड़कर सीधा यहाँ आ गया था। आर्यन और अक्षय बचपन के दोस्त थे और दोनों साथ साथ ही पढ़े थे। ग्रेजुएशन के बाद अक्षय ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया और आर्यन ने मेडिकल में अपना फ्यूचर चुना, पर फिर भी दोनों की दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया। आर्यन अपनी बैग लेकर सीधा मनोहर जी को चेक करने लगा। कुछ देर तक मनोहर जी को देखने के बाद आर्यन ने नॉर्मल कहा, कुछ नहीं, बस ज्यादा दिमाग पर जोर देने की वजह से बेहोश हो गए हैं, 10-15 मिनट में ही होश आ जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। वहीं पीहू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पर दादू को क्या हुआ है? तब जाकर आर्यन की नजर पीहू पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, इस घर में अवनी के अलावा कोई और लड़की? क्या सच में मैं सपना देख रहा हूँ? क्या सच में ये लड़की मेरे सामने है? इतना कहकर आर्यन ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर पीहू को देखने लगा। आर्यन की बात सुनकर सब लोगों को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इसमें आर्यन की भी कोई गलती नहीं है। असल में अक्षय ने घर में अवनी के अलावा किसी और लड़की के आने पर बैन लगा दिया था, जिस वजह से घर के लोग उससे और भी ज्यादा सनकी और पागल कहने लगे थे। पर इससे अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही साहिल और सातवें दोनों के जैसे सपने ही पूरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि जब भी मल्होत्रा फैमिली में कोई पार्टी होती थी सबको साफ साफ बताया जाता था कि वह सब लोग अपनी कोई भी बेटी या फिर लड़की रिश्तेदार को नहीं ला सकते सिवाय अपनी पत्नी या फिर बहन के। इस वजह से बेचारे साहिल और सात्विक भी अभी तक सिंगल और कुंवारे थे, क्योंकि उनका जल्लाद भाई ना खुद लड़कियों के करीब जाता था ना उन दोनों को कोई मौका देता था। पर फिर भी ये दोनों ऑफिस की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, खासकर कि साहिल। आर्यन भी सभी लोगों के साथ चुपचाप मनोहर जी के होश में आने का इंतजार करने लगा। पीहू बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठी हुई थी और उसने मनोहर जी के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब उसे उसके हाथों में हलचल महसूस हुई तब उसने देखा मनोहर जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। वही यह महसूस करते हैं पीहू जोर से चिल्लाई, दादू को होश आ गया। वही मल्होत्रा फैमिली जो एक कोने में बैठकर कैरम खेल रही थी, उन्होंने जैसे ही पीहू के चिल्लाने की आवाज सुनी सब लोगों ने खेलना बंद कर दिया और दौड़ते हुए बिस्तर की तरफ आ गए। वहीं मनोहर जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उनके सामने पीहू का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। पीहू ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, दादू अब बताओ आप बेहोश क्यों हो गए थे? वहीं पीहू का सवाल सुनकर मनोहर जी की आंखों के सामने मल्होत्रा फैमिली की पागलों वाली हरकतें, अक्षय का भूखा भेड़िया वाला अवतार एक साथ आ गया। उन्होंने बार बार अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, बेटा पीहू बच्चे, मैंने आज तक ऐसी अजीब फैमिली नहीं देखी। इन सब को देखकर ही मेरा सर चकरा गया, इस वजह से मैं बेहोश हो गया। वहीं मनोहर जी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के सभी लोगों का मुंह बन गया, क्योंकि उन सब के हिसाब से वह सब नॉर्मल ही थे। तभी कृपा जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मनोहर जी को देखते हुए कहा, देखिए होने वाले समधी जी, हम सब लोग नॉर्मल ही हैं, बस वह क्या है ना बाहर के लोग ज्यादा नॉर्मल है, इस वजह से हम उन्हें नॉर्मल नहीं लगते। इतना कहकर वह मनोहर जी को देखने लगे। मनोहर जी ने जैसे ही कृपा जी की बात सुनी उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उनकी बेटी इसी घर में बहू बनकर जाने वाली थी। इस वजह से उन्हें उनके साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी था। कुछ देर बाद मनोहर जी को ठीक लग रहा था, इस वजह से पूरी मल्होत्रा फैमिली, आर्यन, पीहू और मनोहर जी सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। सब लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ खाने की चीजें थी। असल में पीहू और मनोहर जी और आर्यन चुपचाप कॉफी पी रहे थे, पर मल्होत्रा फैमिली के हर इंसान के हाथ में अलग अलग खाने की चीज थी। जैसे संगीता जी के हाथों में पिज्जा, संजय जी के हाथों में कचौरी, वसुधा जी के हाथों में रसगुल्ले और बाकी सबके भी हाथ में कुछ न कुछ। मनोहर जी ये देखकर हैरान थे कि मल्होत्रा फैमिली किसी बुक करो की तरह खाना खा रही थी, जैसे उन्हें सदियों से कुछ खाने को ना मिला है। वहीं अक्षय तो अपनी परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसका पूरा ध्यान पीहू पर था, जो कि खुशी से खून के साथ बातें कर रही थी। जैसे ही संगीता जी का पिज्जा खत्म हुआ उन्होंने आखिरी स्लाइस खाते हुए कहा, मैं कह रही थी कि हम अभी इन दोनों की शादी करवा देते हैं, क्योंकि मेरे पागल बेटे का भरोसा नहीं कब शादी से मुकर जाए। वैसे भी अभी तक मुझे इस पर शक है कि यह सच में लड़कियों को पसंद करता भी है या नहीं। संगीता जी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली एकदम से खुश हो गए। वहीं अक्षय का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने परिवार वालों को घूरते हुए कहा, कितनी बार कहूं कि मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को नहीं मानना है तो मत मानो, पर मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी शादी या तो आज होगी या तो कल। संगीता जी की बात सुनकर सभी मल्होत्रा फैमिली के लोग बच्चों की तरह कहने लगे, हाँ हाँ शादी आज होगी या तो कल। तभी सबके बीच में एक छोटी सी बच्ची आकर खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं थी, कुहूती टेबल पर खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर उसने कहा, ओके ओके, मेरे मामा और डैडी की शादी कल ही होगी, क्योंकि कुहू बेबी को थोड़ी तैयारी करनी है उसके लिए। कुहू की बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगे। संगीता जी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी
इंटेलिजेंट ग्रैंड डॉटर, बताओ बताओ हम कैसे शादी करेंगे। कुहू ने सबकी तरफ देखकर कुछ कहा जिसे सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही सात्विक, साहिल और अवनी तो खुशी के मारे उछल नहीं लगे। कुहू की बात सुनकर सभी घरवाले हैरान हो गए थे। वही साहिल, सात्विक और अवनी तो खुशी के मारे नाचने ही लगे थे। वही संगीता जी ने खुशी से कुहू की बल्लई लेते हुए कहा, हे भगवान, मेरी पोती कितनी ज्यादा समझदार है। मुझे तो लगता था इस घर में मैं अकेली ही समझदार हूं, पर नहीं, मेरी बच्ची तुम मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। वही अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय का सर ही चकराने लगा था। उसने एकदम से कहा, ये कौन सी फरमाइश है बेबी आपकी, मुझे इस तरह की वेडिंग नहीं पसंद। वही अक्षय की बात सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान उसे इस तरह से घूरने लगा जैसे अभी के अभी वह अक्षय की जान ले लेंगे। अक्षय ने सबकी तरफ अपनी नजर घुमाए और सबको गुस्से में देखकर अजीब तरह से मुंह बनाकर कहा, ओके ओके, आप सब जैसा चाहते हो वैसे ही हमारी शादी होगी, पर उसके लिए मुझे तैयारियां भी करनी होगी क्योंकि आपने तो ऑर्डर दे दिया है कि कल के कल शादी होनी चाहिए। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुझ नालायक को जरूरत नहीं है, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुझे बस शादी में आकर फेरे लेने हैं, उतना ही एहसान हम पर कर दे तू, वही हमारे लिए बहुत होगा। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने अपना सर हिलाया। आखिर में अक्षय ने अपनी आंखें कसके बंद की क्योंकि अब वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह अभी के अभी यहां से भागकर अपने कमरे में जाना चाहता था जहां उसे कुछ समय के लिए शांति मिल जाए। उसने कहा, आप सबको जो भी करना है करो, पर मुझे अभी यहां से जाने दो। इतना कहकर वह लंबे कदम लेते हुए सीधा ऊपर जाने लगा। तभी उसने पीछे पलटकर देखा, पीहू सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। ये देखकर अक्षय का मुंह बन गया। उसने खुद से कहा, सबके साथ इतने अच्छे से बात करती है, हंसती भी है, पर मेरे साथ बात ही नहीं करती। पर कोई बात नहीं बीवी, एक बार बस शादी हो जाने दो, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इतना सोचकर अक्षय तेज कदमों से कमरे में चला गया। वही संगीता जी तो एक पल के लिए भी पीहू को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उनकी तरह ही कृपा जी भी इस वक्त पीहू अपनी सास और दादी सास से गिरी हुई थी, जो उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब पीहू का सर चकरा रहा था क्योंकि ये तीनों से बातें कर करके पूरी तरह से पका चुके थे। पीहू कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहती थी क्योंकि अब उसका सर दर्द करने लगा था। वही कुहू जो अभी तक अपनी मम्मा को देख रही थी, उसे जैसे ही लगा कि उसकी दादी, छोटी दादी और बड़ी दादी उसकी मामा को परेशान कर रहे हैं, उसका पारा चढ़ गया। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे और उन तीनों को घूरते हुए कहा, अब आप तीनों अपनी बड़ बंद करो क्योंकि मेरी मम्मा के कान दुख गए हैं। वही कुहू की बात सुनकर संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, शैतान की नानी, भाग यहाँ से अपने पागल बाप की तरह ही तू भी हमसे हमेशा इसी तरह से बात करती है। तुझे थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि तेरी दादी कितनी ज्यादा क्यूट, प्यारी और मासूम है, उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगता होगा तेरी इस तरह की बात सुनकर। वही अपनी दादी की ओवर इमोशनल बातें सुनकर कुहू ने अपना सर हिलाया और कहा, सुन लिया, अब मेरी मम्मा को मेरे साथ आने दो क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी है। इतना कहकर उसने पीहू का हाथ पकड़ा और ऊपर अपने कमरे में ले गई। कुहू का कमरा काफी बड़ा था और कमरे का थीम पीहू के कमरे की तरह ही पिंक और व्हाइट कलर का था। कमरा काफी सादा खूबसूरती से सजाया गया था जहां पर चारों तरफ काफी बड़े से लेकर छोटे तक सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे जिन्हें देखकर पीहू बच्चों की तरह बेड पर कूदने लगे। आखिर उसे भी ये बहुत ज्यादा पसंद था। वही अपनी मम्मा को खुश देखकर तू भी खुश थी। उसने खुशी खुशी अपने सारे टॉयज पीहू के सामने रख दिए। पीहू और कुहू दोनों मिलकर उनसे खेलने लगी। वही बगल के ही कमरे में अक्षय अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। कुहू का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था क्योंकि बचपन से ही अक्षय अगर कुहू किसी भी प्रॉब्लम में हो तो जल्दी जाने की वजह से उसने कुहू का कमरा इस तरह से बनाया था कि उस कमरे में अगर कोई ज्यादा जोर से बात करे तो वह बात सीधा अक्षय को सुनाई दे। इस वजह से अक्षय पीहू और कुहू की खिलखिलाहट आसानी से सुन रहा था। उन दोनों का खिलाखिलाना सुनकर अक्षय के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर अब कुहू के साथ साथ पीहू भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अक्षय दिल ही दिल में उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मान चुका था। अक्षय ने इस वक्त सिर्फ अपनी बॉडी पर व्हाइट कलर की टॉवल पहनी हुई थी। उसकी मस्कुलर चेस्ट और बॉडी पूरी तरह से रिवील हो रही थी जिसे देखकर कोई भी लड़की खुद को पागल होने से ना रोक पाए। वही उन दोनों की आवाजें सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिना कपड़े पहने ही सीधा अपने कमरे के सीक्रेट दरवाजे से, जो कि कुहू के वॉशरूम में खुलता था, उसमें चला गया ताकि पीहू और कुहू दोनों में से किसी को शक ना हो कि अक्षय अभी अपने कमरे से आया है। वही दोनों माँ बेटी सबसे अनजान हंसी खशी एक दूसरे के साथ खेल रही थी। तभी अक्षय अपने कमर पर तालियां लेकर दूसरे तौलिए से अपने बाल पूछता हुआ कुहू के वॉशरूम से बाहर निकला। वहीं पीहू और कुहू अपनी मस्ती में मगन थी, पर जैसे ही उन दोनों को किसी के बाहर आने की आवाज सुनाई दे, दोनों ने अपना चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा जहां से अक्षय किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह फिट बॉडी लिए कमर पर सिर्फ तालियां लगाकर बाहर आ रहा था। अक्षय को देखकर कुहू की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी आप मेरे बाथरूम में क्यों गए थे? अक्षय ने लापरवाही से जवाब दिया, वह मेरे वॉशरूम के नल में
प्रॉब्लम थी, इसलिए कुहू ने गुस्से से कहा फिर भी आपको बेबी को पूछना चाहिए था ना। अब यहाँ पर बेबी के साथ बेबी की मम्मा भी रहने वाली है तो यह मम्मा का भी रूम हुआ, इसलिए आपको पहले मम्मा से परमिशन लेनी चाहिए थी, क्यों है ना मम्मा। इतना कहकर कुहू ने अपनी नजरें पीहू की तरफ कर ली, पर अक्षय और कुहू की सारी बातों को इग्नोर करके पीहू बिना पलके झपकाए एक तक अक्षय को देख रही थी। उसके मुंह से लगभग लार ही बाहर आने को थी। उसने मन ही मन अक्षय को देखकर कहा, हाय मेरा होने वाला पति कितना हॉट है, दिल कर रहा है इसे कच्चा ही खा जाओ। वही पीहू का रिएक्शन देखकर अक्षय को खुद पर गर्व फील हो रहा था। आज से पहले उसे कभी खुद की बॉडी पर इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं हुआ था, पर आज जब उसकी प्यारी क्यूट वाइफी उसे इस तरह से भूखे भेड़िए की तरह घूर रही थी तब उसे लग रहा था कि आखिर आज कुछ फायदा हुआ इतनी मस्कुलर बॉडी बनाने का और घंटों जिम में बिताने का। कुहू ने जोर से आवाज लगाकर पीहू को बुलाया, पर फिर भी पीहू का ध्यान नहीं टूटा। वह अभी भी अपने मुंह से लार टपकाते हुए अक्षय को देख रही थी। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह क्या सोच रही है, पर कुहू अभी छोटी बच्ची थी। वहीं जब अक्षय का दिल पीहू की इस तरह की हरकत देखकर जोर जोर से धड़कने लगा तब उसने अपने धीरे धीरे कदम पीहू की तरफ बढ़ा दिए। पीहू इस बात से अनजान कि वह खुद शेर की गुफा में घुस चुकी है, अभी भी अक्षय को देख रही थी। उसने खुद से फिर से कहा, मुझे एक बार इसकी चेस्ट को टच करना है, कितनी ज्यादा मस्कुलर है ये सब पीहू मन ही मन सोच रही थी। अक्षय ने धीरे से कुहू की तरफ देखकर, बेबी आप बाहर जाओ, डैडी थोड़ी देर बाद मामा को लेकर आते हैं, देखो मम्मा का सर दुख रहा है इसलिए मैं से रिएक्ट कर रही है, आप गुडगल हो जाओ। वहीं कुहू भी चुपचाप अक्षय की बात मानकर कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उसे भी उसकी मम्मा की तबीयत खराब लगी, इसलिए उसने सोचा कि उसकी मम्मा ने उसे इग्नोर किया, वरना वह जानती थी कि उसकी माँ उसे कभी इग्नोर नहीं करती। वही कुहू के जाने के बाद अक्षय लंबे कदम लेते हुए सीधा आकर पीहू के सामने खड़ा हो गया। पीहू अभी भी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अक्षय ने झट से उसकी कमर को पकड़कर खुद से सटाते हुए उसके दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहा, तुम्हें चाहिए जान। पीहू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन हिला दी। पीहू का ऐसा रिएक्शन देखकर अक्षय की होठों की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने कसके उसकी कमर को पकड़कर अपने और भी करीब सटा दिया। अब उन दोनों के बीच से गुजरने को हवा के लिए भी जगह नहीं थी। वही पीहू के दोनों हाथ अक्षय की मस्कुलर चेस्ट पर थी और वह अपने हाथ इधर उधर घुमाकर उसके चेस्ट को सहला रही थी, जिस वजह से अक्षय का कंट्रोल लूज हो रहा था। अक्षय ने एक नज़र पीहू को देखा जो किसी सम्मोहित इंसान की तरह उसके बस में थी। पीहू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय अभी अगर उसे कुछ भी करने को कहेगा तो वह खुशी खुशी मान जाएगी। अब अक्षय का खुद पर काबू रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पीहू की हरकतों की वजह से उसकी निचले बॉडी में हलचल हो रही थी जो कि उसके तौलिए से साफ साफ नजर आ रही थी। अक्षय ने पीहू को अपने और ज्यादा करीबी खींचकर बिना कुछ सोचे समझे अपने होंठ पीहू के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वही पीहू जो अभी तक किसी सम्मोहित इंसान की तरह हरकत कर रही थी, उसे समझ आया कि उसने अक्षय की बॉडी को देखकर किस तरह से रिएक्ट किया। उसे अब काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, पर अब बात उसके हाथों से निकल चुकी थी। अक्षय बिना किसी झिझक के उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। पीहू ने भी उसे नहीं रोका और वह भी उसे किस करने लगी। दोनों एक दूसरे को बिना रुके किस कर रहे थे। इस बात से अनजान की दरवाजे 6 जोड़ी आंखें उन्हें हैरानी से घूर रही थी। यह कोई और नहीं आर्यन, साहिल और सात्विक थे। आर्यन ने अपने आंखें फाड़ के सात्विक से कहा, भाई क्या दुनिया खत्म होने वाली है? यह मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरा दोस्त जिसे शायद औरतों से एंटीवायरस डिसऑर्डर था, जो उनसे इस तरह से भागता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा, वह आज एक लड़की को पागलों की तरह चूम रहा है। हे भगवान, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? आर्यन अजीब तरह से अक्षय और पीहू की हरकतें देखते हुए साहिल और सात्विक से कह रहा था। वह दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर कमरे से अंदर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक से सबसे आगे खड़े साहिल का पैर फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही उसके ऊपर झुके हुए आर्यन का भी बैलेंस बिगड़ा और वह भी उसके ऊपर गिर गया। हालत ये थी कि साहिल पीठ के बल गिरा था और आर्यन उसके ऊपर पेट के बल। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धड़ाम से सात्विक भी आर्यन के ऊपर गिर गया और इसी के साथ आर्यन और साहिल के होंठ आपस में टकरा गए। वही पीहू और अक्षय ने जैसे ही कुछ गिरने की आवाज सुनी, दोनों का ध्यान उस तरफ गया और आर्यन और साहिल को उस हालत में देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अचानक से पीहू के साथ पूरी मल्होत्रा फैमिली सीढ़ियों से ऊपर पीहू के कमरे के बाहर पहुंच गई। और जैसे ही सब लोगों ने यह नजारा देखा, सब लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वही कृपा जी जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहकर वह जमीन पर आरती पालती मारकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वही साहिल और आर्यन अभी भी किसी जिंदा लाश की तरह एक दूसरे के ऊपर उसी तरह से गिरे हुए थे। उन दोनों को 440 वोल्ट का झटका लग चुका था। वह दोनों एक दूसरे के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहे थे, पर सात्विक अभी भी आर्यन के ऊपर ही था, जिस वजह से वह उठ नहीं पा रहे थे। इसी चक्कर में फिर से उनके होंठ टकरा गए। वही संगीता जी ने जोर जोर से रोते हुए कहा, हे भगवान ये क्या हो गया?
सात्विक अभी भी आर्यन के ऊपर ही था, जिस वजह से आर्यन चाहकर भी साहिल के ऊपर से नहीं उठ पा रहा था। साहिल और आर्यन का दिल कर रहा था कि अभी के अभी वह दोनों कहीं गड्ढा खोदकर गड्ढे जाए गर जाएं। वही अक्षय अभी भी टॉवल में ही था और पीहू उससे चिपक कर खड़ी हुई थी। दोनों आंखें फाड़कर अपने सामने गिरे दोनों लड़कों को देख रहे थे, जो बेहद ही इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर थे। उन्हें देखकर किसी को गलत समझने से चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता था। वही कृपा जी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई है। वहीं कृपा जी को देखकर संगीता जी भी रोने लग गई। उन्होंने रोते रोते कहा, हे भगवान, क्या हो गया? सोचा क्या था और निकला क्या? सोचा था मेरा अक्षय गे होगा, पर ये तो यह निकला जिस पर हमने परिवार की जिम्मेदारी डाली थी। हे भगवान उठा ले मुझे, एक बेटा सही निकला तो दूसरा गे दिया तूने। हे भगवान, क्या करें अब हम? वसुधा जी की हालत काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वही सात्विक, जो अभी भी आंखें फाड़कर उन दोनों को देख रहा था, वह जल्दी से आर्यन के ऊपर से हटा। सात्विक के हटते ही आर्यन हड़बड़ी में साहिल के ऊपर से उठने को हुआ कि फिर से लड़खड़ा कर गिर गया और इस बार फिर से उसके होंठ साहिल के होठों से जा मिले। पर साहिल ने इस बार उसे धक्का देकर साइड में गिरा दिया। आर्यन और साहिल दोनों का दिल कर रहा था कि अभी के अभी यहां से भाग जाए, पर उनके सामने पूरा परिवार इस तरह से खड़ा था जैसे अभी के अभी उन दोनों की जान ले लेंगे। वही साहिल कुछ कहना चाहता था, तभी कृपा जी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और उन्होंने अपने पैर में पहनी हुई चप्पल निकालकर साहिल के ऊपर फेंकते हुए कहा, नालायक लड़के, अगर तुझ में प्रॉब्लम थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कौन सा तुझे खुद के लिए 10-20 बहू ये लाने को कहा था? अगर तुझे लड़के ही पसंद है तो मुझे बता देता। तू क्या अपनी क्यूट मामा को ओल्ड फैशन समझता है? मैं तेरी शादी करा देती, पर तुझे मिला भी तो कौन? यह पागल डॉक्टर जो पागलों का डॉक्टर है। अगर तुम पहले बता देते तो मैं तुम्हारी शादी करण जौहर मनीष मल्होत्रा से करवा देता। आखिर वह दोनों भी अभी तक सिंगल है, पर तुझे मिला तो कौन है? यह इतना कहकर उन्होंने आर्यन की तरफ इशारा किया। वही आर्यन ने गुस्से से कहा, आंटी में स्ट्रेट हो? हाँ, मुझे इसकी नहीं पता। इतना कहकर उसने साहिल की तरफ इशारा किया। आर्यन की बात सुनकर साहिल ने गुस्से से आर्यन के पैर पर लात मारते हुए कहा, आर्यन, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम ही थे जो जबरदस्ती मेरे ऊपर गिरकर मेरे क्यूट क्यूट पिंक लिप्स को किस कर रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो गई और अब ये सब लोग मुझे वह समझ रहे हैं, शायद तुम वह हो। साहिल की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, वह से क्या मतलब? मैं कोई वह नहीं हूं, तुम हो तुम। साहिल ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन और साहिल गुस्से से एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए एक दूसरे को ये कह रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर आखिर में कृपा जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों और साहिल तू इधर आ। साहिल डरते डरते कृपा जी के सामने आकर खड़ा हो गया। कृपा जी ने ना आव देखा ना ताव अपने पैरों से चप्पल निकालकर साहिल को पीटना शुरू कर दिया। वही घर के सभी आदमी अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े हुए थे और संगीता जी और वसुधा जी कृपा जी को और जोर से पीटने को कह रही थी। बेचारा साहिल इधर उधर बंदर की तरह फुदक रहा था, फिर भी कृपा जी आज उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिर में उन्होंने तब तक साहिल को चप्पल से मारा जब तक बेचारा साहिल अपने दोनों हाथ पैर जोड़कर कृपा जी के पैरों में नहीं गिर गया। आखिर में उसने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मां मैं कसम खाकर कहता हूं मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है, सिर्फ लड़कियां लड़कियां लड़कियां। इतना कहकर साहिल पागलों की तरह लड़कियां लड़कियां बड़बड़ाने लगा। उसे इतना ज्यादा बार बार लड़कियों कहता देख देख कृपा जी ने गुस्से से उसे फिर से चप्पल मारते हुए कहा, नालायक लड़के अब खड़ा हो। कृपा जी की अच्छे से पिटाई खाने के बाद साहिल खड़ा हो गया। करण जी ने कृपा की तरफ देखते हुए कहा, देखो मुझे अभी भी इस नालायक पर यकीन नहीं है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। करण जी की बात पर कृपा जी ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ मैं तो कहती हूँ हम इसके आसपास 10-20 लड़कियां बॉडीगार्ड्स रख देते हैं, कम से कम अगर यह गे नहीं हुआ तो कम से कम इसका इंटरेस्ट लड़कियों में तो आ जाएगा। कृपा जी की बात सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वही साहिल बेचारा खुद पर तरस खा रहा था कि इतना कहने के बाद भी कि वह लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। घर वालों को अभी भी उसने यकीन नहीं है, फिर भी वह खुश था कि उसे हॉट हॉट लड़कियों के साथ रहने को मिलेगा, इसलिए वह खुशी खुशी राजी हो गया। वही सात्विक, जो पूरी तरह से साहिल को फंसाने के मूड में आ गया था, उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कृपा जी की तरफ देखते हुए कहा, मां मुझे पहले से ही इसके बारे में पता था, पर मैं आपको बताने से डर रहा था। वही सात्विक की बात सुनकर अभी अभी ठंडा हुआ मामला फिर से आग पकड़ने लगा था। कृपा जी ने डरते हुए सात्विक से कहा, मतलब ये फिर से झूठ बोल रहा है? सात्विक ने अपनी गर्दन हिलाई। सात्विक की बात सुनकर कृपा जी के गुस्से का पारा चढ़ गया। इसके साथ साथ वसुधा जी और संगीता जी भी, उन तीनों ने अपनी चप्पलें निकाली और एक साथ साहिल पर फिर से टूट पड़ी। साहिल ने गुस्से से सात्विक पर चिल्लाते हुए कहा कि तेरे जैसे भाई से मुझे कोई भाई ही ना होता।
इतना कहकर वह भागने लगा। उसके पीछे तीनों किसी काली माता की तरह पड़ी हुई थी। तीनों एक ही बात कह रही थी, अगर तुझे लड़के पसंद है तो हमसे क्यों छुपा रहा है? हम थोड़ी तेरी शादी जबरदस्ती लड़की से करवाएंगे। हम कोई शैतान सास थोड़ी है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करेंगे। तू अभी भी सच बोल वरना हम तेरी कुटाई करके छोड़ेंगे। इतना कहते हुए संगीता जी, वसुधा जी और कृपा जी चप्पल लेकर साहिल के पीछे पीछे दौड़ रही थी। आर्यन खुद को बचाने के लिए जाकर एक कमरे में छुप गया था, क्योंकि उसे लग रहा था साहिल के बाद चप्पल खाने का नंबर उसी का है। वही पीहू ये सब देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वह भी बिना कपड़े पहने अक्षय से लिपटी हुई है। वही अक्षय सब कुछ भूलकर चुपचाप अपनी बाहों में खड़ी इस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो उसे उकसाने का काम कर रही थी। वही बेचारा साहिल बिना किसी गलती के अपनी तीनों माताओं से छुपकर एक बेंच के नीचे छुपा हुआ था, जो कि स्टोर रूम के अंदर था। पर पता नहीं कैसे कृपा जी को पता चल गया और वह वहां आकर डंडे से उसकी पिटाई करने लगी। अब साहिल की हालत खराब हो चुकी थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, माँ मुझे छोड़ दो, मैं आपका प्यारा सा बेटा हूँ और आपके उस राक्षस बेटे ने मुझे फंसाया है। माँ सच कह रहा हूँ, मुझे लड़कियां ही पसंद है। अरे आप सोच भी नहीं सकती कि मैं एक नंबर का लड़का हूँ जो किसी लड़की पर ट्राई मारने से खुद को नहीं रोक पाता, फिर भी आप मुझ पर इस तरह का शक कैसे कर सकती हो? वही साहिल की बात मानकर कृपा जी एकदम से खुश होकर उसके गले लगे। उसमें उन्होंने साहिल से प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तो सच कह रहा है मेरे बच्चे, तुझे लड़कियों को देखकर कुछ कुछ होता है? साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। ये सुनकर तो कृपा जी खुशी के मारे नाचने ही लगी। वही पीछे से आ रही संगीता जी और वसुधा जी ने भी यह बात सुन ली। वह तीनों खुशी से झूमने लगी। आखिर उन्हें अभी अभी फिर से यकीन हो गया था कि उनका बेटा लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है। वही करण जी ने हंसते हुए संजय से कहा, आज तो मेरे नालायक बेटे की अच्छी सी कुटाई होगी। हाँ, इतना कहकर संजय जी भी हंसने लगे। वही ओम जी ने अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है माँ का लाडला बिगड़ गया। इतना कहकर तीनों बाप बेटे खिलखिलाकर हंसने लगे। वही यह पता चलने के बाद कि साहिल स्ट्रेट है, उसकी तीनों माता है, उसे प्यार से अपने सहारे खड़ा करके वापस हॉल में लेकर आ गए। हॉल में उस वक्त सभी लोग मौजूद थे। अक्षय ने भी कपड़े पहन लिए थे। वही सात्विक ये देखकर हैरान था कि अभी अभी जो उसकी सारी माताएं उसके इस नालायक भाई को पीटते हुए लेकर गई थी, अब वह उसे इतने प्यार से वापस लेकर क्यों आ रही है? उसने हैरानी से कहा, माँ, बड़ी माँ, दादी, आप तीनों इसे मारने की जगह पर इतने प्यार से क्यों लेकर आ रही हो? वही सात्विक की बात सुनकर कृपा जी ने गुस्से से संगीता जी और वसुधा जी को साहिल को पकड़ने को कहा और अपनी चप्पल निकालकर सात्विक को फेंक कर मारते हुए कहा, तू रुक, तेरी वजह से मैंने अपने प्यारे बेटे पर शक किया और उसे पीटा भी, अब तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर कृपा जी हॉल में रखे हुए झाड़ू से सात्विक को पीटने के लिए उसके पीछे भागने लगी। सात्विक बार बार सॉरी कहते हुए सोफे के चक्कर लगा रहा था, पर कृपा जी भी कहाँ मानने वाली थी। आखिर में जब तक सात्विक उनके हाथ नहीं लग गया उन्होंने हार नहीं मानी। सात्विक की अच्छे से पिटाई करने के बाद उन्होंने झाड़ू को एक साइड भेज दिया और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए तो अपनी माँ से चालाकी करने चला था, बेटा, पर तेरी माँ भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। इतना कहकर उन्होंने अदा से अपने बाल पीछे किए। तभी करण जी ने थोड़े डराने वाले लहजे में कहा, कृपा, इतनी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम मल्होत्रा खानदान की छोटी बहू। देखो तुम्हारे बाल कितने ज्यादा बिगड़ गए हैं, तुम्हारा मेकअप भी भागते भागते खत्म हो गया है। वहीं ये सुनकर इंडियन माँ में परिवर्तित हुई कृपा जी अचानक से मॉडर्न बन गई। उन्होंने घबराकर कहा, सच में? करण जी ने अपना सर हिला दिया। ये सुनकर कृपा जी बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ अपना हुलिया ठीक करने के लिए भाग गई। उन्हें इस तरह से दौड़कर जाते देख सब लोग फिर से ठहाका मारकर हंसने लगे। अब हाल में बाकी सब लोग मौजूद थे। सभी ओम जी ने सीरियस लहजे में कहा, अगर कल शादी है तो हमें आज शाम को ही सगाई की तैयारियां करनी होगी, क्योंकि कल सुबह ही हम शादी के लिए यहां से निकल जाएंगे। उनकी बात पर सब लोगों ने अपनी गर्दन हिला दी। कुछ देर तक इसी तरह हंसी मजाक करने के बाद हाल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर संजय जी ने कहा, आप सब लोग जल्दी अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है। जो भी तैयारियां आप सबको करनी है वह प्लेन में कर लेना, क्योंकि जहां तक बात रही शादी की, तो शादी का मुहूर्त कल दोपहर 3:00 बजे का है और हमें यहाँ से वहां पहुंचने में लगभग दोपहर के 2:00 बज जाएंगे। तो जो कुछ भी हमें करना है वह प्लेन में ही करना है, इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। संजय जी की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सब लोगों ने नॉर्मल से कपड़े पहने और अपना कुछ जरूरी सामान लिया, क्योंकि पहले ही संजय जी ने सबके लिए कपड़े और बाकी सब कुछ प्लेन में रेडी करवा दिया था। कुहू सबसे ज्यादा खुशी थी। आखिर आज उसकी मम्मा ऑफिशियली उसके डैडी की वाइफ बनने वाली थी, जिसके बाद वो कभी कुहू से दूर नहीं होने वाली थी। कुहू कमरे में गई, उसमें एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी और ब्लैक कलर का जीन्स और ब्लैक लगाए थे। वह ऊपर से नीचे की किसी गैंग की मेंबर लग रही थी। धीरे धीरे करके सभी लोग हॉल में आने लगे। संगीता जी और संजय जी ने भी नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि प्लेन में ही वह सभी लोग चेंज करने वाले थे।
अब तक सब आ चुके थे, बस अक्षय पीहू और कुहू को छोड़कर। तभी उन्हें सीडीओ से उतरती पीहू दिखाई दी, जिसमें ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था और वह काफी क्यूट लग रही थी। तभी दूसरी तरफ से उन्हें अक्षय आता दिखाई दिया, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे कि तभी उनकी नजर पीछे से आ रही छोटी शैतान को ऊपर गई, जो कि बिल्कुल अपने मम्मा डैडी की तरह ही कपड़े पहने हुई थी। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने कपल ड्रेस ली हो, जिनमें उनके बेबी के लिए भी कपड़े थे। तीनों को देखकर संगीता जी ने खुशी से कहा, देखो देखो, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। उनकी बात सुनकर अपना सर सभी ने हाँ में हिलाया। तभी साहिल ने धीरे से सात्विक के कान में कहा, क्या खाक अच्छे लग रहे हैं। इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूंखार गैंग के मेंबर हो, अभी किसी बड़े से मिशन पर जा रहे हैं। तीनों के तीनों ने अब वह जैसे काले कपड़े पहने हुए हैं, कोई मेरे जैसे भी कपड़े पहना करो। इतना कहकर उसने अपनी तरफ इशारा किया। सात्विक ने साहिल को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह अगर तुम इंडस्ट्री में होते तो रणवीर सिंह से ज्यादा तुम्हारी वाहवाही होती। सात्विक की बात साइड में खड़ी अवनी ने सुन ली थी। उसने हंसते हुए कहा, सात्विक भाई ने बिल्कुल सही कहा। साहिल भाई, आज आप किसी असली जोकर से कम नहीं लग रहे हो। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। असल में साहिल ने रेड कलर की शर्ट के ऊपर न जाने कितने कलर का ढीला ढाला पेंट डाला हुआ था। साहिल के हिसाब से वह काफी कूल लग रहा था, पर असल में वह जोकर की तरह लग रहा था। साहिल ने गुस्से से सात्विक और अवनी को घूरते हुए कहा, फैशन नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में, इसलिए मेरा इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों के कपड़े देखकर लग रहा है जैसे भिखारी भंडार में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर साहिल हंसने लगा। साहिल की बात सुनकर सात्विक और अवनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अवनी ने एक नजर अपने पैरों की तरफ देखा। उसने बड़ी सी हील पहनी हुई थी। उसने जल्दी से अपनी हील की सैंडल को साहिल के पैरों पर रख दिया और मसलने लगी। साहिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सबका ध्यान उन तीनों की तरफ गया, जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। कृपा जी ने कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस भाई का प्यार दर्द कर रहा था, इसलिए मैं दबा रही हूँ। अभी मैं झुकेल नहीं सकती, इस वजह से मैं पैरों से ही उनका पैर दबा रही हूँ। अवनी की बात सुनकर सब लोग उसे घूरने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि अवनी क्या कर रही है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी साहिल ने लगभग बच्चों की तरह रोते हुए कहा, अरे डायन छोड़ दे मेरा पैर, तेरा इकलौता क्यूट सा भाई कैसा लगेगा उसका एक पैर खराब हो जाए तो। अवनी ने अपनी सैंडल को और ज्यादा घुमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे और दो भाई हैं, उनसे काम चला लूंगी। वैसे भी रक्षाबंधन में आप कुछ देते तो हो नहीं। अवनी की बात सुनकर साहिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मेरी माँ, इस रक्षाबंधन तू जो कहेगी मैं तुझे दूंगा, बस मुझे छोड़ दे। साहिल के कहते हैं अवनी ने उसे छोड़ दिया। अवनी के छोड़ते ही साहिल अपना पैर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस तरह से चिल्लाता देख वसुधा जी ने गुस्से से कहा, नालायक चुप हो जा, तेरी वजह से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। अभी मैं जवान हूं, अगर तेरी वजह से मेरे पर्दे फट गए तो फिर मेरी जवानी का क्या होगा। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से साहिल को घूरा। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने वसुधा जी को अपने सीने से लगाकर, आप चिंता मत करो वसुधा, मैं हूं ना। वसुधा जी ने ओम जी के गले लगे हुए कहा, आप तो हो, पर यह नालायक कहाँ मुझे शांति से रहने देता है। पता नहीं कौन से घड़ी में यह नमूना हमारे घर पैदा हुआ था। कृपा जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, माँ अमावस के दिन। कृपा जी की बात सुनकर साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? कृपा जी ने कहा, तू चुप रह नालायक कहीं के। फिर कृपा जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर वसुधा जी से कहा, माँ मुझे तो पहले ही पता था कि यह लड़का नालायक निकलेगा, क्योंकि जब से पैदा हुआ है तब से कोई ना कोई नमूना वाली हरकतें ही करता रहता है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे जैसी प्यारी संस्कारी मासूम औरत ने इस तरह के नालायक बेटे को जन्म दिया। वही कृपा जी की बात सुनकर सभी लोग उन्हें देख रहे थे। करण जी ने कृपा जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब प्यारी मासूम और संस्कारी बन गई? कृपा जी ने करण जी को घूरते हुए कहा, वह तो मैं पैदा ही मासूम संस्कारी हुई थी, बस आप लोगों को ही मेरी कदर नहीं है। वही सब लोगों को फिर से झगड़ता देख संगीता जी ने सबकी तरफ देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अरे ये सब बंद करो, हमें निकालना है, वरना कहीं इस नालायक का दिल ना बदल जाए, फिर क्या पता यह शादी के लिए माने ना माने, इसलिए जल्दी चलो। इतना कहकर वह दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। उनकी हरकत देखकर सब लोगों ने अपना सर हिला दिया और सब लोग दौड़ते हुए बाहर निकल गए। सबसे पीछे मनोहर जी और पीहू ही थे। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ कुछ बातें करते हुए चल रहे थे। मनोहर जी ने पीहू की तरफ देखा और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बस तू आज की रात मेरी पोती है, कल से तुम्हें मल्होत्रा खानदान की बड़ी बहू बन जाएगी। पीहू ने प्यार से अपने दादाजी की तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ, फिर भी आप मेरे प्यारे दादू ही रहोगे, और यह मत समझना कि मैं आपको परेशान करने के लिए घर नहीं आऊंगी। देखना हर रोज वहां पर आकर टपक पड़ूंगी आपसे मिलने के लिए।
पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर रोज तेरा इंतजार करूंगा मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे अलावा मेरा है ही कौन उस घर में सिवाय अपनों के भेष में, दुश्मनों के अलावा कोई नहीं है मेरा। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इतना कहकर मनोहर जी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। मनोहर जी की बात सुनकर पीहू के ध्यान में पिछले जन्म की बात आ गई कि किस तरह से उन सभी ने तड़पा तड़पा कर मनोहर जी को मारा था। ये याद आते ही पीहू की मुठिया गुस्से से उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए दादू, इस बार उनका पाला आपकी पोती से पड़ा है। मैं अब पहले वाली पीहू नहीं रह गई जो उन लोगों की बातों में आसानी से आ जाती थी। अब मुझे अच्छे से पता है कि कौन अपना है और कौन पराया। पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुझे उन लोगों का असली चेहरा तो नजर आया, वरना मुझे यही डर लगता था कि अपनी मासूमियत के चलते कहीं तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा लो। पीहू ने कहा, आप चिंता मत करो दादू। तभी पीहू के कानों में प्यारी सी आवाज आए, जल्दी चलो बेबी को आपके पास बैठना है। जैसे ही पीहू ने यह आवाज सुनी उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुको बेबी मैं आ रही हूँ। इतना कहकर पीहू दौड़ते हुए कुहू के पास चले गई। पीहू को देखकर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम भी उसे अपनी बेटी मानने लगी हो। भगवान करे कि हमेशा तुम सभी का परिवार खुशियों से भरा रहे। इतना कहकर मनोहर जी सबके पीछे पीछे आ गए। कुछ ही देर बाद मल्होत्रा फैमिली के सभी लोग गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद वह एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में मौजूद थे। वहां पर उनका प्राइवेट जेट पहले से ही तैयार था। सभी लोग जेट के अंदर चले गए। जेट काफी बड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई लग्जरियस होटल हो। उसमें आसानी से 400 से 500 लोग आ सकते थे। जेट अपने अलग अलग कमरे थे। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह तक उन्हें वहीं पर सोना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं कि सभी लोग आराम करने के लिए थोड़ी देर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह के करीब 7:00 सबकी आंखें खुली। इस वक्त उनका जेट हवा में ही उड़ रहा था। सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया और फिर तैयार होने के लिए चले गए। 10:00 बजे तक वह सब लोग तैयार हो चुके थे। वहीं पीहू अपने कमरे में ग्रीन कलर का बॉर्डर वाला लहंगा पहनकर तैयार हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर संगीता जी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। संगीता जी की आवाज सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा आ रही हूँ। पीहू जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए चली गई। पीहू के दरवाजा खोलते ही संगीता जी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे नालायक बेटे को इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। चलो जल्दी, हमें 11:00 बजे से पहले सगाई करनी है, क्योंकि 2:00 शादी का मुहूर्त है। पीहू ने सर हिलाया और संगीता जी के साथ कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर एक छोटा सा लिविंग रूम बना हुआ था जिसमें आसानी से 20 से 25 लोग आ सकते थे। वहां पर सोफे पर पहले ही अक्षय बैठा हुआ था। अक्षय ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जिसमें वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही कुहू ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। पीहू दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास गई और उसके दोनों को चूमते हुए कहा, आप कितनी क्यूट लग रही हो बेबी। कुहू ने खुशी से कहा, अरे मुझे पहले ही पता था बेबी, और बेबी की मम्मा सबसे ज्यादा क्यूट है। इतना कहकर वो खिलखिलाने लगी। उसकी बात सुनकर पीहू के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अक्षय एक तक उन दोनों को देख रहा था। उसके दिल में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। उसने खुद से कहा, सच में तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दे पाओगी। तभी संगीता जी पीहू को लेकर अक्षय के बगल में आ गए। उन्होंने अक्षय को खड़ा होने को कहा। अक्षय भी चुपचाप खड़ा हो गया। इस वक्त उनका प्लेन हवा में उड़ रहा था और यहाँ पर उन दोनों की सगाई होने वाली थी। उन दोनों को देखकर कुहू ने सिटी बजाए। सिटी बजाते ही प्लेन में लगे हुए सारे पर्दे अपने आप हट गए और ग्लास से आसमान में नजर आने वाले बादल देखने लगे। यह नजारा सच में बेहद ही खूबसूरत था। पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुस्कुराहट देखकर अक्षय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी संगीता जी ने 2 अंगूठियां निकाली और दोनों को देते हुए कहा, अब जल्दी से सगाई की रस्म खत्म करो, क्योंकि मेरी प्यारी बहू को जल्दी से तैयार होना। तुम्हें क्या है, तुम तो वैसे भी तुम कितना भी तैयार हो लो, अच्छे तो लगने से रहे। इतना कहकर उन्होंने मुंह बना ले। अक्षय ने अपनी मां की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। संगीता जी ने दोनों को टीका लगाया, फिर वसुधा जी ने भी लगाया। इसी तरह सभी ने बारी बारी दोनों को टीका लगाया। संगीता जी ने पीहू के सर पर चुनरी उठाए और कहा, आज से तुम मेरी प्यारी बहू। संगीता जी की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। बाद में अक्षय ने पीहू के उंगली में अंगूठी पहनाए और कहा, अब तुम और खूबसूरत लग रही हो। और अंगूठी को देखकर कहा, इसे हमेशा संभाल के रखना। पीहू ने भी अक्षय को एक अंगूठी पहनाई। यह अंगूठी पीहू की अंगूठी से मिलती जुलती लग रही थी। असल में दोनों की अंगूठियां कपल रिंग थी, जो कि संगीता जी ने खास करके बनवा कर रखी हुई थी, और साइज भी दोनों को एकदम फिट आ रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया। दोनों की अंगूठी पहनाने के बाद सब लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। सगाई की रस्म होने के बाद वापस सब लोग तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि कुछ ही देर बाद वह सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे।
सगाई की रस्म खत्म होते होते दोपहर के 12:00 बज चुके थे। संगीता जी ने पीहू की तरफ देखकर प्यार से कहा, मेरी बच्ची तुम जल्दी चलो, तुम्हें तैयार भी होना है ना, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटा है, उसके बाद हमें वहां पर जाकर सीधा शादी के लिए ही तुम्हें लेकर जाना है, तो इसलिए चलो जल्दी। इतना कहकर संगीता जी ने पीहू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर चली गई। अक्षय बेचारा अपनी जगह पर खड़ा होकर हैरानी से अपनी मां की तरफ देख रहा था, जो उससे ज्यादा अपनी बहू को लेकर एक्साइटेड थी। आखिर वह बेचारा कर ही क्या सकता था। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वही जेट में पहले से ही मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थे। पीहू जैसे ही कमरे के अंदर आई, उसके आगे 4 डिजाइनर आकर खड़ी हो गई। चारों के हाथ में वेडिंग गाउन थे जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहे थे। पीहू की आंखों में सबको देखकर चमक आ गई। उन सभी के हाथ में हद से ज्यादा खूबसूरत वेडिंग ड्रेस थे। वही संगीता जी ने खुशी से चहकते हुए कहा, पीहू बेटा जल्दी से अपने लिए ड्रेस पसंद करो, क्योंकि आज तुझे सबसे खूबसूरत लगना है। आखिर आज मेरी प्यारी बहू का सबसे खास दिन जो है। इतना कहकर उन्होंने खुशी से सभी डिजाइनर की तरफ देखकर कहा, सबसे अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाओ जो मेरी बहू को पसंद आए। पीहू ने ध्यान से सभी ड्रेसेस की तरफ देखा। सभी की सभी एक से बढ़कर एक थी, पर पीहू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी ड्रेस सिलेक्ट करे। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। संगीता जी ने चिढ़ते हुए दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक सर्वेंट खड़ी थी। उसने अपना सर झुकाकर कहा, मैडम सर ने ये ड्रेस भेजी है। संगीता जी की नजर उस मेड की हाथों में पकड़ी हुई बड़ी सी ड्रेस पर गई। उसे देखकर संगीता जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं सभी डिजाइनर ने भी जब उस ड्रेस को देखा तब उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह ड्रेस दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। पीहू ने पलट कर देखा तो उसे ध्यान आया कि यह वही ड्रेस है जो पिछली बार अक्षय ने उसके लिए वेडिंग पर भेजी थी, पर उसने विशाल के कहने पर उसको ना पहनकर दूसरी कोई ड्रेस पहन ली थी। पीहू ने तो ठीक से उस समय उस ड्रेस को देखा भी नहीं था। आज पीहू फिर से उसको देख रही थी। हालात बने ही अलग थे, पर अक्षय आज भी उसी तरह की था। ये सब सोचकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए। पीहू ने आगे बढ़कर कहा, मां क्या हुआ? संगीता जी होश में आए। उन्होंने उस मेड के हाथों से ड्रेस अपने हाथों में लेकर खुशी से कूदते हुए कहा, ये कितनी सुंदर है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरा नालायक बेटा मेरी प्यारी सी बहू के लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस लाएगा। पर कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा है उसमें। इतना कहकर उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल पीहू को दे दी। पीहू ने उस ड्रेस को देखा। ड्रेस दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए। यह एक वेडिंग लहंगा था जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत। लहंगे का कलर पीच कलर का था। उसे देखकर कोई भी बस देखता ही रह जाए, और यह रंग सच में पीहू के ऊपर काफी खिलने वाला था। संगीता जी ने खुशी से कहा, पीहू बेटा जल्दी जाकर चेंज करो, मुझे देखना है कि मेरी प्यारी बहू इस ड्रेस में कैसी लगती है। ऊपर से ये तो मेरे नालायक बेटे ने खरीदी है तुम्हारे लिए। इतना कहकर संगीता जी खुशी से तालियां बजाने लगी। उन्हें बच्चों की तरह हरकत करता देख सब लोग हैरान हो गए, पर पीहू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पीहू चुपचाप ड्रेस लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर 2 इंसान आराम से वहां पर खड़े रह सके इतना स्पेस था। पीहू ने ड्रेस पहना और खुद को मिरर में देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि वह उस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, वह भी बिना मेकअप के ही। पीहू जैसे ही बाहर आए उसे देखकर संगीता जी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, हाय मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। हालांकि उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, जो देखकर सब लोग हंसने लगे। संगीता जी ने सब लोगों को आंखें दिखाए। सभी कमरे में वसुधा जी और कृपा जी भी आ गए। उन दोनों ने जैसे ही पीहू को देखा दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वसुधा जी ने खुशी से कहा, हमारे परिवार के तो नसीब ही खुल गए, इतनी खूबसूरत बहू मिल गई है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा नालायक पोता कभी शादी भी करेगा, और देखो अब शादी भी कर रहा है। ऊपर से इतनी खूबसूरत बहू भी हमारे लिए लेकर आया है। पीहू सबकी बात सुनकर खुश हो गए। कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट ने पीहू का मेकअप किया। वही अक्षय अपने कमरे में खुद ही तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे किसी का खुद को बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं था। अक्षय ने भी पीच कलर शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी हैंडसम रूम लग रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक छोटी सी बच्ची अपने बड़े से लहंगे को संभालते हुए अंदर आई। ये कोई और नहीं, हमारी प्रिंसेस थी। अक्षय ने आईने में ऐसे ही अपनी छोटी सी गुड़िया को देख लिया था, जो आज बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। अक्षय ने सेम 2 ड्रेस बनवाई थी, एक पीहू के साइज की और एक कुहू के साइज की ड्रेस। सेम टू सेम पीहू की ड्रेस की तरह ही थी। इस वक्त कुहू काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। कुहू अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई आकर सीधी अक्षय के बगल में खड़ी हो गई। अक्षय ने अपनी बेटी की तरफ देखकर प्यार से कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं, आज के बाद तो आपको बेबी के लिए टाइम ही नहीं रहेगा ना, इसीलिए बेबी आखिरी बार आपको आज एज बैचलर देखने के लिए आ गई। कुहू की बात सुनकर अक्षय घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए। उसने कुहू के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, और यह आपसे किसने कहा? कुहू ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है शादी के बाद हस्बैंड ज्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता है,
इसीलिए फिर आपको मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा ना, और मैं भी तो ज्यादा आपके साथ स्पेंड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास मेरी प्यारी क्यूट लिटिल मम्मा होगी। इतना कहकर पीहू ने एक प्यारी सी स्माइल अक्षय को दी। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय ने उसे सीने से लगाकर कहा, चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी क्यों ना आ जाए, आप हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी। अपने डैडी की बात सुनकर कुहू खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उसने सीरियसली अक्षय की तरफ देखकर कहा, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरी मम्मा रहेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं यही चाहता हूं। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने मुस्कुराते हुए अक्षय के शेरवानी में ब्रोच लगाते हुए कहा, डैडी मैं ये लगा दूं। अक्षय ने कहा, पर यह आपको लगाना आता है? कुहू ने कहा, मैं कोशिश करके देखती हूँ क्योंकि बेबी तो इंटेलिजेंट है, बेबी जल्दी सब सीख जाती है। इतना कहकर कुहू ने 2-3 बार ब्रोच लगाने की कोशिश की पर लग ही नहीं रहा था। आखिर में अक्षय ने उसे बताया कि किस तरह से लगाना है। कुहू ने भी लगा दिया। इसी तरह सभी लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो गए। अब तक दोपहर के 2:00 बजे चुके थे और उनका जेट कुछ ही देर में लैंड होने वाला था। कुछ देर बाद उनका जेट एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। किसी को नहीं पता था कि शादी वेन्यू कहां पर है। सभी लोग धीरे धीरे के कर जेट से उतरने लगे, पर किसी ने भी अक्षय और पीहू को एक दूसरे को नहीं देखने दिया। उन दोनों की ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि अक्षय काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था, पर फिर भी दादी और कुहू ने उसे जबरदस्ती पट्टी बंधवा दी थी। एयरपोर्ट पर ही कई सारी गाड़ियां आकर खड़ी हुई थी। सब लोग धीरे धीरे गाड़ी में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से आइसलैंड के आगे आकर रुक। उस जगह को देखकर अवनी, सात्विक और साहिल खुशी से चिल्लाने लगे। सबके चिल्लाने की आवाज सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, अब तो मेरी पट्टी खोल दो। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। अक्षय ने गुस्से से कहा, डैड आप खोल रहे हो या मैं निकालूं? संजय जी में भी गुस्से से कहा, तू नालायक, 2 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकता? आज शादी है तेरी, कम से कम आज तो इंसानों की तरह रह। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मेरे जैसे अच्छे इंसान का तेरे जैसा राक्षस बेटा कैसे हो गया। पर अब कर भी क्या सकते हैं? अक्षय ने अपनी आंखें कसके बंद की और अपने दांत पीसते हुए कहा, आपने पता क्यों नहीं किया? हो सकता है हॉस्पिटल में आपका रियल बेटा मुझसे चेंज हो गया हो। अक्षय की बात सुनकर संजय जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हो भी सकता है। संजय जी की बात सुनकर सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगी और अक्षय बुरी तरह से चिढ़ गया। पीहू भी आंखें बंद ही उन सब की बात सुनकर हंस रही थी। सामने का नजारा कुछ इस तरह, सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और वहां पर सिर्फ एक हवन कुंड में आग जल रही थी। वहां पर चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और एक पंडित जी मौजूद थे। चारों तरफ व्हाइट कलर के फ्लावर से डेकोरेशन की गई थी। ज्यादा बड़ा तो नहीं पर काफी खूबसूरत था और उस आइसलैंड के पीछे ही एक छोटी सी नदी थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहां का नजारा किसी के भी दिल को शांति देने वाला था। संगीता जी और संजय जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ अक्षय और पीहू का ब्लाइंड फोल्ड हटाया। जैसे ही दोनों की आंखों से पट्टी हटाई, सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अक्षय ने ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया, पर वह दिल ही दिल में खुश था। पर पीहू खुशी के मारे अपनी जगह पर ही कूदने लगी, पर लहंगा भारी होने की वजह से वह कूद नहीं पा रही थी। पर उसकी आंखों की खुशी किसी से छुप नहीं पा रही थी। तभी सात्विक ने अपने हाथों को मलते हुए कहा, जल्दी इनकी शादी करवाओ वरना हम सब यहाँ से आइसक्रीम बनकर ही निकलेंगे। सात्विक की बात सुनकर सब ने अपना सर हिला। या कुछ देर बाद मंडप पर अक्षय और पीहू बैठी हुई थी। वहां पर आइस होने की वजह से बड़े से गद्दे बिछाए गए थे ताकि उन दोनों को ठंड ना लगे। वही बाकी सब घर वाले खड़े थे। वहां के नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि अवनी अपने कैमरे में उनकी फोटो ही ले रही थी। कृपा जी ने गुस्से से कहा, अवनी तुम्हारे भाई की शादी है और तुम यहाँ वहां भटक रही हो। अवनी ने बेख्याली में कहा, मां मुझे नहीं लगता कि फिर कभी मुझे ऐसी जगह आने को मिलेगा, इसलिए मुझे अपना दिल भरने दो। इतना कहकर वह फिर से फोटो खींचने लगी। सबसे पहले वरमाला हुई, फिर पंडित जी ने अक्षय और पीहू की तरफ देखा और शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मनोहर जी की आंखें इस वक्त हल्की नम थी। उनके सामने उनकी छोटी सी पीहू जो अब शादी के लायक हो चुकी थी, उसकी शादी हो रही थी। वही पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद गठबंधन करने के लिए वर की बहन को बुलाया। अवनी बेचारी फोटो खींचते खींचते उन सब से करीब 200-300 मीटर दूर चली गई थी। सब ने अवनी को देखा, पर अवनी तो यहाँ थी ही नहीं। कृपा जी ने गुस्से से कहा, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। तभी सबका ध्यान अवनी पर गया जब पागलों की तरह फोटो खींच रही थी। सात्विक की तरफ देखकर अक्षय ने कहा, तुम करो गठबंधन। सात्विक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, पर मैं आपकी बहन नहीं हूं भाई। अक्षय ने सात्विक को घूरते हुए कहा, जल्दी करो वरना तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। अक्षय की धमकी सुनकर सात्विक दौड़ते हुए आया और उसने उन दोनों का गठबंधन कर दिया। गठबंधन होने के बाद पंडित जी ने अक्षय और पीहू को फेरे लेने के लिए खड़ा होने को कहा। अक्षय और पीहू खड़ी हो गई।
पंडित जी ने और दोनों को फेरे लेने के लिए कहा। पहले अक्षय आगे था और पीहू पीछे। जैसे ही अक्षय ने अपने कदम बढ़ाए, पीहू ने जोर से कहा, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। पीहू की बात सुनकर सब हैरानी से उसे ही देखने लगे। इस तरह से पीहू को शादी के लिए मना करता देख सभी लोग हैरान थे। वही संगीता जी ने बच्चों की तरह चेहरा बनाकर रोते हुए कहा, क्या हुआ, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, अगर इस नालायक ने तुमसे कुछ कहा होगा तो अभी के अभी उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। वही अक्षय, जो पीहू के इस तरह से मना करने की वजह से खुद परेशान था, अपने माँ की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाया, माँ आप थोड़ी देर चुप रहिए। अक्षय ने फिर पीहू की तरफ पलटकर प्यार से कहा, क्या हुआ? पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मुझे सिर्फ आपका ही 7 जन्मों के लिए साथ नहीं चाहिए। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अक्षय ने हैरानी से कहा, मतलब? पीहू ने प्यारा सा चेहरा बनाकर अक्षय से कहा, मुझे आपके साथ साथ हमारी बेबी का भी 7 जन्मों के लिए चाहिए। इतना कहकर उसने कुहू की तरफ इशारा किया। पीहू की बात सुनकर सब लोगों को हैरानी हुई। पीहू घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसने अपनी दोनों बाहें खोली और कुहू को इशारा किया। अपनी मां का इशारा पाते ही कुहू दौड़ते हुए आकर सीधा पीहू की बाहों में समा गई। पीहू ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि जिस तरह हम दोनों एक दूसरे से 7 जन्म साथ रहने का वादा लेंगे, उसी तरह हमारे साथ हमारी बेबी भी हो। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि आज से पहले उनमें से किसी ने भी इस बारे में नहीं सुना था। कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर पंडित जी की तरफ देखा और, पंडित जी, क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा गया है, पर एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और अगर तुम हर जन्म में ऐसी बच्ची को अपनी बच्ची चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं, बाकी आप जैसा चाहो वही। पीहू की बात सुनकर पूरी मल्होत्रा फैमिली खुश हो गए। वसुधा जी ने खुशी से अपने आंसू पूछते हुए ओम जी से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी कुहू को माँ का प्यार मिलेगा, पर आज पीहू की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि हमारी कुहू को भी माँ का प्यार मिलेगा। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि हमारे नालायक पोते को इतनी अच्छी जीवनसाथी मिलेगी, वरना जिस तरह का उसका खड़ूस स्वभाव है, मुझे तो यही लगता था कि वह जरूर कोई मेकअप से पुती हुई चुड़ैल लेकर आएगा और कहेगा मुझे इससे शादी करनी है। पर जहां तक उसकी अब तक की लाइफ है, मुझे कभी कभी यह भी लगता था कि यह जिंदगी में शादी नहीं करने वाला, पर भला हो उस भगवान का जिसने इतनी प्यारी बच्ची हमारे नालायक निठल्ले पोते के नसीब में डाल दी। वहीं ओम जी की बात पर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में कभी नहीं लगा था इतनी प्यारी बच्ची हमारे घर में बहू बनकर आएगी। वहीं अक्षय भी खुशी से पीहू की तरफ देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, पर अक्षय दिल में कितना ज्यादा खुश है ये शायद उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। अक्षय ने खुद से कहा, अभी तक मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था कि तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दे पाओगी या नहीं, पर आज मेरा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार दोगी हमारी बेटी को, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार दूंगा। यह नहीं कहूंगा कि कुहू से ज्यादा प्यार करूंगा, पर यह जरूर वादा कर सकता हूँ कि उससे कम भी प्यार नहीं करूंगा। आज से और अभी से तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो। इतना सोचकर अक्षय मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं अपनी मम्मा की बात सुनकर कुहू ने एक्साइटेड होते हुए का, मतलब मैं मम्मा और डैडी के साथ यह रिचुअल करूंगी। वाह, आई एम टू एक्साइटेड। इतना कहकर अपनी जगह पर ही कूदने लगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। पंडित जी ने कहा, जल्दी करिए, मुहूर्त निकल रहा है। पीयू ने अक्षय का हाथ पकड़ा और एक हाथ से कुहू का हाथ इस वक्त फिर इस तरह से लिए जा रहे थे कि अक्षय आगे, अक्षय के पीछे पीहू, और पीहू का हाथ पकड़कर कुहू, तीनों एक साथ फेरे ले रहे थे। उन तीनों को देखकर सब लोगों के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वही कैमरामैन अलग अलग एंगल से उन तीनों की फोटो ले रहा था। उनके पीछे खूबसूरत सी नदी बह रही थी, जिस वजह से बैकग्राउंड इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि फोटोग्राफर भी खुद हैरान था। उसका तो दिल ही नहीं भर रहा था फोटो ले लेकर, पर फिर भी उसका काम था। वह अब तक 1000 से ज्यादा फोटो खींच चुका था। पहले 3 फेरों में अक्षय आगे था और पीहू पीछे, उसके बाद पीहू आगे आए, अक्षय बीच में और अक्षय का हाथ पकड़कर कुहू। इसी तरह से 7 फेरे पूरे हुए। पंडित जी ने 7 फेरे पूरे होते हुए उन्हें कस्में भी दिलवाई। पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय के चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जिसे आज से पहले मल्होत्रा का मिली ने कभी नहीं देखा था। वह आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उनका खड़ूस बेटा, जो हमेशा किसी शैतान की तरह चेहरा बनाकर रहता था, आज उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। घर के सभी बड़े उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। आज कुहू काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसकी मम्मा ऑफिशियली उसकी मामा होने वाली थी। 7 फेरे पूरे होने के बाद कुहू वापस अपने दादा दादी के पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए अपने मामा पापा को देखने लगी।
पंडित जी कन्यादान करने के लिए कन्या के पिता को बुलाया। जैसे ही मनोहर जी आगे आए, उन्हें देखकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए। मनोहर जी जब पीहू का कन्यादान कर रहे थे तब अक्षय ने उनका हाथ अचानक से पकड़ लिया। अक्षय का एक्शन देखकर सब लोग हैरान हो गए। पंडित जी ने कहा, बेटा यह आप क्या कर रहे हो? अक्षय ने गंभीर लहजे के साथ कहा, मैं नहीं मानता कि किसी भी पिता को अपनी बेटी को दान करने की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बदले में मुझे अपना बेटा माने। जिस तरह से आप अपनी हर प्रॉब्लम अपनी पोती के साथ शेयर करते हैं, मेरे साथ भी शेयर करें। और अगर आप कन्यादान करना चाहते हैं तो साथ में आपको खुद को भी दान करना होगा, क्योंकि मुझे आपकी पोती के साथ आप भी चाहिए। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी की आंखों से आंसू बहने लगे और पीहू के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अक्षय मल्होत्रा को अपना पोता मानता हूं, अब ठीक है। उनकी बात सुनकर अक्षय ने अपना सर हिलाया। वहीं मल्होत्रा फैमिली ने खुशी से अक्षय को देखा। वसुधा जी ने अक्षय की बलाया लेते हुए कहा, देखो देखो, मेरी पोता बहू के आते ही इस गधे के अंदर अकल आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, भगवान इस नालायक को हमेशा सद्बुद्धि देना कि यह ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करता रहे। उनकी बात सुनकर सब ने अपना सर हिलाया। पंडित जी ने अक्षय को कन्या की मांग भरने को कहा। अक्षय ने सिंदूर उठाया और पीहू की मांग में भर दिया। अक्षय के सिंदूर मांग में भरते ही पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोनों से 2 आंसू की बूंद लुढ़क गई। कुछ सिंदूर उसके नाक पर भी गिर गया, जिसे देखकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए, लगता है आप बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। पंडित जी की बात सुनकर संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करता है पंडित जी, इसलिए देखिए मेरी प्यारी बहू के नाक पर भी सिंदूर गिर गया। मेरे भी नाक पर गिरा था और मेरे संजय जी अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर उन्होंने संजय जी की एक बांह को अपने हाथों से पकड़ लिया। संजय जी ने मुस्कुराते हुए उनका सर अपने सीने पर रख लिया। उसके बाद अक्षय ने मंगलसूत्र निकाल करके गले में पहनाया। मंगलसूत्र की डिजाइन काफी सिंपल और उसमें पक लेटेस्ट का मिक्स बना हुआ था, वह भी काफी यूनिक स्टाइल से, जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसने वह पीहू के गले में पहना दिया। मंगलसूत्र को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह कोई मंगलसूत्र है, वह किसी पेंडेंट की तरह लग रहा था। उसे पहनाने के बाद पंडित जी ने दोनों की तरफ देखा। अगर का आज से आप दोनों की पति पत्नी हो। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। वहीं साहिल और सात्विक ने अपने हाथ में पकड़े हुए फायर क्रैकर्स को फोड़ दिया। सब लोग खुशी से आसमान में फायर कराकर देख रहे थे। आइसलैंड की सफेद चद्दर पर इस वक्त एक खूबसूरत सा जोड़ा एक दूसरे की तरफ देख रहा था। आसमान में उनके ऊपर फायर क्रैकर्स जल रहे थे। उनके पीछे एक खूबसूरत सी नदी बह रही थी, जिसमें सफेद कलर के कमल के फूल थे। यह नजारा देखने में जितना खूबसूरत और मनमोहक था, शायद ही कहीं और होता। सब लोग खुशी से अपने आसपास का माहौल देख रहे थे। अब तक शाम के 5:00 बज चुके थे, जिस वजह से आसमान में हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था और आइसलैंड इस वक्त पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से वहां पर लगे हो खूबसूरत सी लाइट्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि वहां से किसी को जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फोटोग्राफर ने सभी लोगों की कई सारी तस्वीरें दी। आखिरी तस्वीर में पीहू, कुहू और अक्षय थे। अक्षय की गोद में कुहू थी और कुहू पीहू के गाल पर किस कर रही थी और पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय को देख रही थी, जो कि उसे ही देख रहा था। ये फोटो दिखने में इतनी ज्यादा परफेक्ट लग रही थी कि फोटोग्राफर ने कहा, परफेक्ट फोटो सर। सभी लोगों की फोटो होने जाने के बाद अवनी बेचारी लंगड़ा आते हुए दूर से आई। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। शादी के लिए जो उसने लहंगा पहना था वह पूरा खराब हो चुका था। अवनी को देखकर कृपा जी ने कहा, ये क्या हालत बना ली तूने? शादी छोड़कर फोटो निकालने गई थी और खुद कार्टून बनकर आ गए। अवनी ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, माँ मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं गिर गए और जब उठने को ही फिर से फिसल गई। वहां का आज भी ब्रेक हो गया और मैं पानी में गिर गई थी, इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक चलते हुए आई हूँ। उसकी बात सुनकर कृपा जी ने गुस्से से कहा, तो तुझे किसने कहा था ज्यादा ही एक्साइटेड होने को, अब भुगत। वही अक्षय सब कुछ भूलकर अपनी बेटी और अपनी बीवी को देख रहा था, जो उसे इग्नोर करके एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कर रही थी। अक्षय ने उन दोनों को देखा और कहा, माय कंप्लीट फैमिली। इतना कहते ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद वह सब लोग वहां से सीधा अपने जेट में चले गए, क्योंकि आइसलैंड पर वह लोग यहां रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि सुबह तक उन्हें पीहू का गृह प्रवेश भी करवाना था। जैसे ही वो लोग जेट में आए हैं, अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा। वह पीहू को अपने कमरे की तरफ ले ही जा रहा था कि संगीता जी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। अपनी मां को अपने सामने देखकर अक्षय ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, क्या हुआ? संगीता जी ने अक्षय के हाथ से पीहू का हाथ छुड़ाते हुए कहा, तू कहाँ लेकर जा रहा है मेरी बहू को? अक्षय ने अपनी मां को घूरते हुए कहा, अब यह मेरी वाइफ है तो यह मेरे साथ मेरे ही रूम में रहेगी ना।
अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने अक्षय को घूरते हुए कहा, तुझे किसने कहा गधे, जब तक तुम दोनों गृह प्रवेश और बाकी सारी रस्में नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे और कल सुबह ही हम लोग इंडिया पहुंचेंगे, उसके बाद तुम लोगों का गृह प्रवेश होगा, उसी के बाद तुम मेरी बहू को अपने साथ लेकर जा सकते हो। इतना कहकर संगीता ने पीहू का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। अक्षय ने पीहू का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं मानी, पहले से ही आप लोगों ने मुझे कम परेशान नहीं किया है, मेरी वाइफ मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर उसने पीहू को अपनी तरफ की। उसकी बात सुनकर संगीता जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए पीहू का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेचारी पीहू बीच में फंसी हुई थी, एक तरफ उसकी प्यारी सांस उसे खींच रही थी, दूसरी तरफ उसका खड़ूस पति उसे खींच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से उसके लिए लड़ रहे थे, जैसे वह कोई चॉकलेट हो जिससे जो ज्यादा जोर से किसी का उसे मिल जाएगा। आखिर में बेचारी के दोनों हाथों में दर्द होने लगा, अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से अपनी दादी और अपने डैडी के सामने छोटी सी शैतान आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को हट करने की।